वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग क्या है, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग क्या है या कन्वेंशनल मशीनिंग क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो डिटेल हम लोगों ने बात किया कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या करंट सिचुएशन में क्या ऑटोमेशन वगैरह क्या है, ये सब चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। मॉड्यूल 1 में आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है जिग्स एंड फिक्सचर्स। जिग्स एंड फिक्सचर्स कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, हो सकता है अगर पढ़े हो। आप लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुने होंगे, फैकल्टी कुछ बता रहा होगा या जो भी आपने पढ़ाई की हुई, कहीं ना कहीं जिग्स एंड फिक्सचर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग में आपने नाम सुना जरूर होगा। ठीक है, कुछ इसमें से होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कोई किताब ओपन किए होंगे, कोई लेक्चर सुने होंगे, लेकिन कंफ्यूजन होगा। कुछ इसमें से होंगे जो क्या है छोड़ो जाने दो, जिग्स एंड फिक्सचर कितने नंबर का आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है नहीं पढ़ेंगे। लेकिन भाई यही एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन में भी आते हैं, गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, इसरो, बाग, कोई भी पेपर दोगे जिग्स एंड फिक्सचर से एक क्वेश्चन तो जरूर आना है, एक से दो क्वेश्चन। ठीक है, और एकदम हलवा क्वेश्चन होता है जिसको बोलते हैं ना, एकदम आसान से क्वेश्चन। एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे। बहुत आसान सी चीज है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। उसी कंफ्यूजन को अच्छे से इसलिए पढ़ेंगे। देखिए, अब जब जिग्स एंड फिक्सचर में पढ़ाने चल रहा हूं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए तो पेन और कागज जरूर रखिए साथ में। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अभी क्या होता है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। फिर हम बात करेंगे जरूरत क्यों पड़ी, जिग्स एंड फिक्सर की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, कॉमन सी बात है कि जैसे मान लीजिए मुझे ये मार्कर है और ये मार्कर मैंने बनाया, एक पीस मैंने मैन्युफैक्चर किया, लेकिन हमें इसको मार्केट में सेल करना होगा तो एक पीस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना भाई। 10,000 20,000 पीस की जरूरत पड़ेगी तभी तो हम मार्केट में कुछ ना कुछ लाई करेंगे। ठीक है, तो मतलब एक पीस जो हमने बनाया हुआ है, जब हम दूसरा पीस बनाएंगे तो वो पहले पीस का आइडेंटिकल होना चाहिए, पहले पीस का आइडेंटिकल होना चाहिए। फिर तीसरा पीस बनेगा तो जो जो दोनों पहले के बने हुए हैं उसी के जैसा सेम होना चाहिए। मतलब जो डायमेंशंस है इसकी, वो चाहे वो एक पीस हो चाहे वो 10 लाख वाला लास्ट वाला पीस हो, दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात हमारी समझ रहे हैं, जितने पीस हम बना रहे हैं सबका डायमेंशन एक ही जैसा होना चाहिए, जो कि बड़ा टफ गेम है, बहुत टफ गेम है। बिकॉज मशीनिंग करना है, टूल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, मशीन टूल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो कुछ ना कुछ डेविएशन होना, मतलब आसान सी चीज है, डेविएशन हो ही जाएगा। तो उसी को कम करने के लिए पहला हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जब हम ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा अमाउंट का मतलब क्या हुआ, मास प्रोडक्शन। जब हम मास प्रोडक्शन करेंगे तो एक्यूरेसी, डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, जो डायमेंशंस हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जब मास प्रोडक्शन कर रहे हो तो अगर शुरुआत में फर्स्ट टाइम जब आपने मार्कर बनाया तो उसको बनाने में 2 घंटे लगे, और आपको 10,000 बनाने हैं तो अगर सब में 2 घंटे लगेंगे फिर तो प्रॉब्लम है। तो हमें किसकी जरूरत है, टाइम कंज्यूमशन, टाइम कम लगे, जो टाइम की रिक्वायरमेंट है वो कम लगे, मतलब फटाफट प्रोड्यूस हो जाए, फटाफट प्रोड्यूस हो जाए। बात समझिए ध्यान से कि हमें जरूरत किस चीज की है, मास प्रोडक्शन की। और मास प्रोडक्शन में हमें एक्यूरेसी चाहिए और एक्यूरेसी के साथ साथ हमें टाइम कम लगना चाहिए। ठीक है ना, चलो एक अब दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। हियर मान लीजिए ये आपका पंचिंग टूल है, पंचिंग टूल, और एक सीट आप लेके आए और सीट के सेंटर में एक होल करना है। तो पंच तो इसी पर चलेगा ना, अपने एक फिक्स पाथ पर चलेगा, फिक्स पाथ पर पंप चल रहा है। ध्यान समझते चलिए, सीट आई, अब सीट जिस टेबल पर रखी हुई है और उस टेबल पर सीट का लोकेशन डिसाइड करेगा कि होल कहां पर प्रोड्यूस होगा। इतनी बात समझ गए। अब देखिए होगा क्या, पंच यहीं पर रुका हुआ है, पंच यहीं पर रुका हुआ है, और उसके बाद जो आप सीट लेके आए, सीट को पंच के रिस्पेक्ट में एडजस्ट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन एडजस्ट कर रहे हैं, जिससे उस पंच का लोकेशन हमें मिल सके, जहां पर हमें होल क्रिएट करना है वो लोकेशन हमें मिल सके। देखिए ये हुई सीट, मान लीजिए हमें सेंटर में होल करना है तो आप क्या करोगे, डायगोनस, और उसके बाद ये मिल गया सेंटर, और यहीं पर हमें पंच करना है, होल क्रिएट करना है।
ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन सबको मेजर करना पड़ेगा ना, टाइम लगेगा, तो आप सीट लेके आए और एडजस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद पंच हुआ। अब होल पंचिंग, पंच जब आ रहा है नीचे, तो पंच को पता थोड़ी ना है कहां पर होल करना है। मतलब एक जरूरत है पंच को गाइड करने की, पंच को गाइड करने की भी जरूरत है। ठीक है, पंच को भी रोक देते हैं यहीं पर, सीट के लिए देखते हैं। सीट आप एडजस्ट किए, आधा घंटा लग गया आपको एडजस्ट करने में। फिर उसके बाद होल क्रिएट हुआ, आपने सीट निकाला, रख दिया, आपका बन गया, होल बन गया। फिर दूसरी सीट लेके आए, अगेन आधा घंटा आपको लग गया एडजस्ट करने में। मैनुअली अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो 100% उसमें एरर आएगा ही आएगा, 100% उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। पता लगा होल आपको यहां बनाना है और होल यहां बन रहा है, और उसके बाद टाइम बहुत लग रहा है। फिर सीट आपने निकाला, फिर दूसरी सीट लेके आए। अब सोचो हम क्या करेंगे, पहले से एक फिक्सचर बना देंगे, पहले से फिक्सचर बना देंगे। फिक्सचर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा डिवाइस हमने बना दिया। देखिए कुछ ऐसा हमने क्या किया, अगर ये टेबल है, ये टेबल है, और इसी में हमने पहले से ही एक फिक्सचर्स बना दिया। ये देखिए, ये आपकी साइड ओपन है ये, और यहां पर भी ओपन है, यहीं से पंच आएगा। ठीक है ना, अब मैं सीट लेके आया, इसके अंदर लगाया। देखिए अब सीट इसके अंदर आएगी, ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। मतलब हमने वर्कपीस को सपोर्ट दे दिया किससे, फिक्सचर से। बहुत नॉर्मल लैंग्वेज अभी समझने की कोशिश कर, जरूरत क्यों पड़ रही है। अब क्या होगा, जब पहले से एक उसमें सांचा पहले से बना हुआ है, सीट लेके आया, लगाया, अब कंफर्म है कि पंच का होल कहां पर होना है। तुरंत होल हुआ, निकाला बाहर, फिर लाया, लगाया, होल हुआ बाहर, लगाया, होल हुआ बाहर। बात समझ पा रहे हैं। तो हमें अब एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी बार बार। तो मतलब क्या हुआ, टाइम कम लगा, और एक्यूरेसी भी अच्छी है, और मास प्रोडक्शन भी हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना, इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, बस आगे आपको समझ में बढ़िया आ जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एनी मास प्रोडक्शन, द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एनी मास प्रोडक्शन, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मास प्रोडक्शन। ध्यान रखिए, जिग्स एंड फिक्सचर अगर पढ़ेंगे तो मास प्रोडक्शन आएगा ही आएगा, बिकॉज मास प्रोडक्शन के लिए ही इसकी जरूरत पड़ती है। एक दो पार्ट बनाने हैं, जिग्स एंड फिक्सचर की जरूरत ही नहीं है। आपके सारे वर्क जितने भी मशीन टूल्स हैं, सब में वर्क पीस को होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ लगा होता है, कुछ ना कुछ जरूर लगा होता है। बात समझ पा रहे हैं, जो आपके इनिशियल क्लैंपिंग डिवाइस होते हैं, बेसिक क्लैंपिंग डिवाइस होते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, बस इतना ही होता है। आई बात समझ में, हर एक जगह पर कुछ ना कुछ लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब मास प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, तब हमें जिग्स फिक्सर की याद आएगी। देखिए, मास प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द इंटरचेंजेबिलिटी, इस वर्ड को ध्यान से समझना है, इंटरचेंजेबिलिटी टू फैसिलिटेट इजी असेंबली, इजी असेंबली एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट कॉस्ट, इजी असेंबली एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट कॉस्ट। देखिए, मास प्रोडक्शन आपको करना है, ये तो रिक्वायरमेंट है। मास प्रोडक्शन कब अच्छा होगा, जब जो पार्ट हैं वो इंटरचेंजेबल होंगे आपस में। समझिए ध्यान से, आपके पास एक बाइक है, बाइक में गियर लगा हुआ है, ठीक है। जब आप नई नई गाड़ी खरीद के लेके आए हो, तो जो गियर उसमें लगा हुआ है वो कंपनी ने लगा के दिया हुआ है। 4 साल बाद वो गियर खराब हो गया, तो अब आपको उसी सेम साइज का, सेम शेप का, सेम डायमेंशन का गियर चाहिए। कंपनी के पास गए, अगर आपको ना मिले तो, अगर आपको ना मिले तब आपको चाहिए वही, थोड़ा सा भी डायमेंशन इधर उधर हुआ, बाइक खराब आपकी, कोई फायदा नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, इंटरचेंजेबल इन नेचर होना चाहिए, जिसको हम आगे चेंज भी कर सके। और कब होगा, जब वो प्रोडक्ट आइडेंटिकल होगा, सेम डायमेंशन का होगा, जो पहली बार बना था और जो लास्ट में बन रहा है। ठीक है ना, इंटरचेंजेबल टू फैसिलिटेट इजी असेंबली। अभी जब जो पंचिंग वाला एग्जांपल हमने लिया था, असेंबली करना मुश्किल था, इसी में देख लो। जिग्स एंड फिक्सर अगर आप यूज करते हैं तो क्या होगा, असेंबली इजी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर पार्ट की बात हो रही, जो पार्ट आप बना के लेके, मान लो गियर ही है, तो गियर जब आप फिट करने जाए तो आसानी से असेंबल हो जाए। कब होगा, जब सारे शेप एंड साइज पहले जैसे होंगे, तभी तो होगा ना। नाउ, और जब ये सब होगा तो कॉस्ट भी क्या होगा, कम होना चाहिए। मास प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होनी चाहिए हमेशा। आपने सुना होगा, एक पार्ट खरीदने जाएंगे तो
एक पार्ट खरीदने जाते हैं तो हो सकता है महंगा पड़े, ज्यादा पार्ट खरीदने जाएंगे तो हो सकता है सस्ता पड़े। मतलब मास प्रोडक्शन क्या होता है, हमेशा मास प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होनी ही होनी पड़ेगी। अगर उससे मास प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर ज्यादा हुई तो कोई फायदा ही नहीं होगा मास प्रोडक्शन करने का, ठीक है ना। तो मास प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, मास प्रोडक्शन अगर आपको करना तो रिक्वायरमेंट है। पार्ट कैसा होना चाहिए, इंटरचेंजेबल होना चाहिए, इजी असेंबली हो जाए जिससे, और कॉस्ट भी क्या है, कम आए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आगे देखिए, मास प्रोडक्शन मेथड डिमांड, क्या डिमांड करता है मास प्रोडक्शन, फास्ट एंड इजी मेथड ऑफ पोजिशनिंग वर्क। जो हम वर्क पीस लगा रहे हैं उसकी पोजिशनिंग फास्ट हो और इजी हो, मतलब बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत ना पड़े। आई बात समझ में, बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत ना पड़े, इजी हो और फास्ट हो। फास्ट एंड इजी मेथड ऑफ पोजिशनिंग वर्क टू एक्यूरेट फॉर एक्यूरेट ऑपरेशन ऑन इट। क्या इतनी बात समझ में आई? मास प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। मास प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो मास प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं इंटरचेंजेबल इन नेचर होना चाहिए, आसानी से असेंबली हो जाए और कॉस्ट भी उसका कम हो। उसके बाद मास प्रोडक्शन की डिमांड क्या है, फास्ट एंड इजी मेथड होना चाहिए जिससे वर्कपीस को आसानी से पोजीशन कर सके, ठीक है ना, किस लिए, और एक्यूरेट ऑपरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं जिग्स एंड फिक्सचर्स। ये ध्यान रखिएगा, जिग्स एंड फिक्सचर्स की जरूरत पड़ेगी मास प्रोडक्शन के लिए, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जिग्स एंड फिक्सचर्स आर प्रोडक्शन टूल, जिग्स एंड फिक्सचर आर प्रोडक्शन टूल, कोई डिवाइस नहीं है, ये टूल है, टूल है। जिग्स एंड फिक्सचर्स आर प्रोडक्शन टूल यूज टू एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर। देखिए एक्यूरेसी की जरूरत थी यहां पर, यही था एक्यूरेसी था, ये एक्यूरेसी की जरूरत थी। यूज टू एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एंड इंटरचेंजेबल पार्ट। देखिए मास प्रोडक्शन की नीड भी क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी। तो इंटरचेंजेबल पार्ट, जिग्स एंड फिक्सर आर प्रोडक्शन टूल यूज टू एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर द इंटरचेंजेबल पार्ट एंड डुप्लीकेट पार्ट। डुप्लीकेट का मतलब एक के जैसा दूसरा, दूसरे जैसा तीसरा, डुप्लीकेट पार्ट। जिग्स एंड फिक्सर्स आर स्पेशली डिजाइंड so that large number of components can be machine। लार्ज नंबर का मतलब क्या हो गया, मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। याद रखिएगा, कहां पर यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मास प्रोडक्शन के लिए जिग्स एंड फिक्सर का यूज करेंगे। और असेंबल्ड आइडेंटिकली, असेंबल्ड आइडेंटिकली एंड टू इंश्योर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। ध्यान रखिएगा, समझ में आया कुछ जिग्स एंड फिक्सर। जिग्स एंड फिक्सर का यूज तब होगा जब हमें मास प्रोडक्शन करना होगा। मास प्रोडक्शन में हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, प्रोडक्ट हमारा इंटरचेंजेबल होना चाहिए, इंटरचेंजेबल होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। जो डायमेंशन है वो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। और उसको अचीव करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, जिग्स एंड फिक्सर का यूज करते हैं। कहां पर, मशीनिंग में। क्यों, बिकॉज जिग्स एंड फिक्सर क्या है, मशीन टूल है। समझ में आ गया होगा, इतना नहीं आ रहा तो दोबारा सुनिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जिग्स फिक्सचर्स अब अलग अलग पढ़ते हैं, दोनों क्या क्या है, ठीक है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे फिक्सचर से, भले से जिग ऊपर लिखा हुआ कोई बात नहीं, फिक्सचर शुरुआत करेंगे। देखिए समझिए फिक्सचर्स क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। इसकी दो लाइन और जिग की दो लाइन, ये अगर आप समझ गए तो पूरा जिग्स एंड फिक्सर आपने समझ लिया। यहीं पर कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन होती है, आखिर जिग्स एंड फिक्सर है क्या, दोनों अलग अलग कैसे हुए, क्योंकि पढ़ेंगे तो हम एक साथ, दोनों अलग अलग कैसे हुए, यहीं पर आपको समझना है, बहुत ध्यान समझना है। ये समझ गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए बहुत ध्यान से। इट इज अ, देखिएगा, वर्क होल्डिंग डिवाइस, इट इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस, इट इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस, इट इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस दैट, देखिए तीन काम, होल्ड, सपोर्ट्स एंड लोकेट, होल्ड, सपोर्ट, सपोर्ट एंड लोकेट। तीन काम कौन कौन से, होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट। इट इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस दैट होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट द वर्क पीस। किसको कर रहा है, वर्क पीस, यहां लिख रहा हूं द वर्क पीस। समझिए ध्यान से,
वही जो अभी हम एग्जांपल ले रहे थे पंचिंग मशीन वाला, वो आपका क्या है, वर्क पीस हुआ। तो वर्क पीस मैंने बनाया ना, बताया ना पहले से वहां पर साचा बना होगा, आपने उसमें क्या किया, फिट किया, टूल आया, कट किया, निकाला बाहर। आपको सेट नहीं करना, लेफ्ट लेके जाना, राइट लेके जाना, कहाँ पर होना, कुछ मतलब नहीं है आपसे, पहले से आपने डिजाइन कर रखा है। आई बात समझ में? तो क्या होगा, क्या कर रहा है, वर्क को होल्ड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एंड लोकेट कर रहा है। किसको? एक्चुअल में जो वर्क पीस है वो किसी टेबल पर रखा हुआ है, और उस टेबल पर वर्क पीस कहां रखना है वो भी कौन लोकेट, उसका लोकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, फिक्सचर। धीरे धीरे और क्लियर होगा, बस समझते चलिए अभी। होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट। किसको होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट? किसके लिए? ओनली फॉर वर्क पीस। अभी देखिए यहां पर हमने लिखा है वर्क पीस फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेशन, फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। स्पेसिफिक ऑपरेशन जैसे जो हमें जरूरत है, जो हम जो कोई भी ऑपरेशन कर, जैसे टर्निंग हो सकता है, ड्रिलिंग हो सकता है, शेपिंग, प्लेनिंग, बोरिंग, कुछ भी ऑपरेशन, मिलिंग, कुछ भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, उस ऑपरेशन में वर्क पीस को होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट। अब नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे, तो होल्ड छोड़ दिए, सपोर्ट और लोकेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फिक्सर की जरूरत पड़ती है। और ये दोनों की जरूरत किस पे पड़ती है, मास प्रोडक्शन में। एक दो पार्ट बनाने होंगे तो फिक्सर डिजाइन नहीं करेंगे। आई बात समझ में? अब आगे देखिए, बट, यहां पर एक लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बट डज नॉट गाइड द कटिंग टूल। वर्क पीस को होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट्स तो मिलेगा ही, लेकिन जो आपका कटिंग टूल होगा, यहां लिख रहा हूं, कटिंग टूल, कटिंग टूल, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। इन टिक मार्क्स का ध्यान रखिएगा। वर्क पीस को सपोर्ट एंड लोकेट करेगा फिक्सचर, लेकिन टूल से कोई मतलब नहीं। मैं आपसे बार बार बोला ना, पंच के सीट लेके आया, पंच उसमें लगाया फिक्सचर में, और लेके निकाल के वापस, क्या हमने बोला क्या कि हम टूल को कहीं सपोर्ट कर रहे हैं? टूल से तो कोई मतलब ही नहीं है फिक्सचर का, टूल से फिक्सचर का कोई मतलब नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। रुकिए आगे चलते हैं। जिग्स, इट इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस। ये भी वर्क होल्डिंग डिवाइस है। क्या काम है, होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट द वर्क पीस। यहां तक सेम है। किसको लोकेशन प्रोवाइड करेगा, वर्क पीस को तो कर ही रहा है, मतलब वर्क पीस के लिए क्या काम है, होल्ड, सपोर्ट, लोकेट, होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट। किसके लिए, वर्क पीस के लिए। इट इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस दैट होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट द वर्क पीस। यहां तक दोनों चीजें सेम है। अब एडिशन, एंड गाइड द कटिंग टूल फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन। जिस जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो कटिंग टूल है उसको भी गाइड करेगा। तो चौथा ऑपरेशन क्या हो गया, गाइड। किसको गाइड करेगा, गाइड द कटिंग टूल। यही डिफरेंस है दोनों में, गाइड द कटिंग टूल, मतलब यहां पर हमें टूल से भी लेना देना है। देख लीजिए दोनों, कटिंग टूल से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर कटिंग टूल से लेना देना है। मतलब क्या हुआ समझिए ध्यान से। अब वही डाई एंड पंच, पंच ऊपर से आ रहा है, अब पंच को पता थोड़ी ना कहां पर होल बनाना है। ये देखिए यहां पर आपको होल क्रिएट करना है, यहां पर आपको होल क्रिएट करना है। पंच हमारा जा रहा है, पंच को पता थोड़ी ना कहां जाना है, नहीं पता है। इधर जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, क्योंकि हो सकता है ये मैनुअली ऑपरेट हो रहा हो, कुछ नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, टूल को भी गाइड करेंगे। टूल को गाइड करने के लिए कौन सी डिवाइस लगाएंगे, जिग्स लगे होंगे। जिग्स का काम क्या है, टूल को गाइड करना। जिग्स का काम क्या है, टूल को गाइड करना। वर्कपीस को होल्ड, सपोर्ट और लोकेट तो लोकेशन प्रोवाइड तो करेगा ही करेगा, उसके साथ चौथा काम क्या आ गया, कटिंग टूल को गाइड करना। कैसे गाइड करेंगे, यहां पर लगा देंगे बुश। क्या लगा दिया, ध्यान समझिएगा, यहां पर लग गया बुश। जितना होल हमें बनाना था उसमें हमने क्या लगा दिया, बुश। पहले से कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बुश लगा दिया। क्या लगा दिया, बुश लगा दिया, लाइक दिस। देखिए
जा भाई जल्दी। ये देखिए, ये लग गया बुश, यहां पर हमने बुश फिक्स कर दिया। अब जब टूल आएगा तो वो कहां जाएगा, इसी बुश से होते हुए, बुश से होते हुए जाएगा। अब तो गाइड मिल गया ना टूल को, टूल कहीं नहीं जा सकता, मतलब पहले से फिक्स हो गया कहां जाना है। आपको क्या देखना है, कुछ नहीं देखना होल वगैरह, सीधे बुश को देखना है। बुश में टूल गया, काम हो गया, बाहर निकल आया। ड्रिलिंग में यूज करते हैं ड्रिलिंग बुश। आई बात समझ में? तो मतलब टूल को भी गाइड करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, जिग्स। अब समझिए दोनों का फटाफट डिफरेंस समझिए। जिग्स क्या है, जिग्स क्या है, इट इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस, इट इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस दैट होल्ड सपोर्ट एंड लोकेट टू द वर्क पीस and also it is and also it guides the cutting tool for the machining operation, also guides the cutting tool for the machining of। चार वर्क हुए इसके। और फिक्सर का काम क्या है, फिक्सर में कटिंग टूल से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहीं पर आप भूलते हैं, कंफ्यूज होते हैं। फिक्सर का कटिंग टूल से कोई मतलब ही नहीं है। फिक्सर का काम क्या है, किसको होल्ड सपोर्ट एंड लोकेट करना, ओनली टू द वर्क पीस, ओनली वर्क पीस को। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे। जिग्स आर यूजली फिटेड विथ हार्ड एंड स्टील। मुझे बताओ, अब आपको अब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर यहां पर आपने बुश लगाया हुआ है और ये किसका बना होगा, मान लीजिए हाई कार्बन स्टील का है या माइल्ड स्टील का बना हुआ ड्रिल बिट है। अब आपने एक बुश लगा दिया, होल आपको करना है, तो ये ड्रिल बिट तो घूम रहा है ना, तो अगर बुश सॉफ्ट मटेरियल का होगा तो ये भी तो कट जाएगा, बुश खराब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बुश का मटेरियल क्या होना चाहिए, इन टूल से हार्ड होना चाहिए। तो क्या यूज करें, बुश किसका बना होगा, हार्ड एंड स्टील का बना होगा। इसका बना होगा, हार्ड एंड स्टील का बना होगा। आगे, फॉर गाइडिंग द अदर कटिंग टूल, ए jig is a type of tool used to control the location and motion of another tool, location and motion of another tool। a jig's primary purpose is to provide repeatability। ध्यान समझिएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हमें बार बार सेम काम कर सके, क्योंकि हमें मास प्रोडक्शन करना है। इट प्रोवाइड रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी चाहिए थी हमें, एंड इंटरचेंजेबिलिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। मिल गया हमें जो हमें चाहिए था। वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, जिग्स प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे फिक्सर भी प्रोवाइड कराएगा। आगे देखिए, ए डिवाइस दैट डज बोथ फंक्शन, अदर लैंग्वेज में ए डिवाइस डज बोथ फंक्शन, कौन कौन सा, होल्डिंग, होल्डिंग, तीनों को बाल लीजिए, होल्डिंग द वर्क, वर्क का मतलब वर्क पीस, एंड गाइडिंग द टूल इज कॉल्ड जिग। जो वर्क पीस को होल्ड करे और कटिंग टूल को गाइड भी करे, उसको बोलेंगे जिग। और फिक्सर किसको बोलेंगे, जो सिर्फ वर्क पीस को होल्ड करे। होल्ड का मतलब होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट। ठीक है, बाकी एग्जांपल लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, टू प्रोवाइड्स ओनली ए, फिक्सर देखिए, फिक्सर टू प्रोवाइड्स ओनली ए रेफरेंस सरफेस और अ डिवाइस। देखिए इसका काम क्या है, सिर्फ क्या प्रोवाइड करेगा, रेफरेंस सरफेस। इट प्रोवाइड्स ओनली ए रेफरेंस सरफेस और अ डिवाइस। व्हाट मेक्स ए फिक्सर यूनिक is that each one is built to fit a particular part। भैया मान लीजिए 1 by 1 एक फीट, 1 स्क्वायर फीट का आपकी सीट थी, उसके लिए 1 स्क्वायर फीट की सीट के लिए तो उसी के साइज का तो आपको बनाना पड़ेगा फिक्सर, उसमें आप 2 by 2 का आप यूज नहीं कर पाएंगे। फिक्सर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जिस पार्ट को आपको बनाना है उसी पार्ट के लिए आप फिक्सर का डिजाइन करेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। The main purpose of fixer is to locate and locate process। कहाँ गया, is to locate and in some cases hold the workpiece during entire a manufacturing operation। ध्यान समझिएगा, लोकेट कर रहा है और उसके बाद वही सेम काम, होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट। सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ए जिग्स डिफर फ्रॉम ए फिक्सर। भाई जिग फिक्सर से डिफर कब होगा, जिग फिक्सर से डिफर कब होगा, बन गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिग डिफर फ्रॉम ए फिक्सर क्यों होगा भाई, बिकॉज जिग टूल को गाइड करता है, बस एक ही डिफरेंस है। ए जिग डिफर फ्रॉम ए फिक्सर इज दैट ए जिग इट गाइड्स द टूल टू इट्स करेक्ट पोजीशन इन एडिशन टू लोकेटिंग
एंड सपोर्टिंग द वर्कपीस। लोकेटिंग सपोर्टिंग के अलावा जिग का काम क्या होता है? टू गाइड द कटिंग टूल। यही हो गया जिग्स एंड फिक्सर में डिफरेंस। जैसे एग्जांपल चक्स, चक आपने देखा होगा लेथ मशीन में 3 जाव चक 4 जाव चक होता है, आगे बात करेंगे। जिग्स एंड फिक्सर अभी और डिस्कशन, बहुत सारा डिस्कशन बाकी है। अभी तो बस हम एक बेसिक आइडिया निकाल रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। कुछ लोगों को होल्ड, सपोर्ट, लोकेट समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अभी जाके सब क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। नहीं समझ में आएगा फिर से रिपीट कर लीजिएगा, रिपीट करिए, स्लो मोशन करके देखिए, लेकिन दिमाग से जाना नहीं चाहिए इतना। आप जब लेक्चर पढ़ रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए साथ में, ठीक है ना? ये मत पढ़िए, ये मत सोचिए कि सिर्फ हम सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, पढ़ना है टॉपिक ढंग से पढ़िए, ठीक है? देखो, समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। देखिए, ये है ड्रिलिंग जिग, ड्रिल जिग। देखिए क्या हो रहा है, दिस इज आवर वर्क पीस, ये हमारा क्या है? वर्क पीस है। ये हमारा वर्क पीस है, और वर्क पीस को कौन होल्ड कर रहा है? यहाँ पे क्लैंपिंग डिवाइसेस लगी होंगी, वो डेट इज फिक्सर। ये क्या है? फिक्सर, ठीक है। और अब देखिए, इस वर्क पीस पर क्या क्रिएट करना है? होल। देखिए ऑलरेडी क्रिएटेड है होल, यहाँ पर भी होल क्रिएटेड है, यहाँ पर भी होल बना हुआ है। ये हमें होल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट हम ड्रिल बिट, ये हमारा क्या है? टूल है, टूल। और दिस इज आवर जिग, ये क्या है? जिग, जिग। और देखिए, जिग के साथ इन होल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन होल में बुश लगा हुआ है, बुश लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है? टूल को गाइड कर रहा है। ये पूरी की पूरी जिग बॉडी हुई, और उसमें क्या पहले से होल बने हुए हैं, और उस होल में क्या लगा हुआ है? बुश लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बुश लगा हुआ है। अब बुश लगा हुआ है, और उसी बुश से होते हुए ये टूल इसके अंदर आएगा। तो जिग का काम क्या था? वर्कपीस को होल्ड, सपोर्ट, लोकेशन प्रोवाइड करना, एंड इन एडिशन विद टू गाइड द कटिंग टूल, टू गाइड द कटिंग टूल। देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, दिस इज बुश, ये देखिए ये बुश है, ये है बुश, ये आपका ड्रिल है, यानी टूल। और ये क्या है? जिग बुश। इसी से होते हुए आपका ड्रिलिंग बिट अंदर आएगा। दिखाई पड़ रहा आपको? देखिए पूरा वो देखिए, एलिमेंट ऑफ जिग्स एंड फिक्सर क्या होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स लगे होते हैं जिग्स एंड फिक्सर में। मशीन टेबल, टेबल के ऊपर क्या होगा? बेस होगा, बेस स्ट्रक्चर बना होगा, बेस होगा। अब देखिए यहाँ पर लगे हुए पिंस, सपोर्टिंग पिंस लगे हुए हैं, देखिए सपोर्टिंग पिंस, ये देखिए ये सब पिन है, 3 पिन लगे हुए हैं। 3 पिन इसलिए लगाया जाता है जिससे एक प्लेन बन जाए, आगे बताऊंगा 3 to 1 प्रिंसिपल में। 3 to 1 प्रिंसिपल बताऊंगा, 3 पिन ही क्यों लगाए गए, 4 क्यों नहीं लगाए गए, और 2 क्यों नहीं लगाए गए, 3 ही क्यों लगाए गए। यहाँ पर देखिए 3 पिन लगे हुए हैं, और देखो यहाँ पर एक लगा हुआ एडजस्टेबल लोकेटिंग पिन, इसको देख रहे हैं आप? एडजस्टेबल लोकेटिंग पिन, इसी की हेल्प से हम घुमा के वर्कपीस को आगे पीछे प्लेस कर सकते हैं, वर्कपीस को आगे पीछे प्लेस कर सकते हैं। अब क्या होगा? यहाँ पर लगा हुआ क्लैंपिंग स्क्रू, क्लैंपिंग स्क्रू को ढीला करेंगे, वर्कपीस को बाहर निकालेंगे, नया वर्कपीस लेके आएंगे, इसके अंदर फिट करेंगे। यहाँ पर देखिए हर चीज फिक्स है, वर्कपीस को जैसे ही इंसर्ट करें, क्लैंपिंग स्क्रू लगाया, तुरंत ड्रिलिंग ऑपरेशन। जो ड्रिल टूल है वो किसकी वजह से आ रहा है? उसमें गाइड करने के लिए क्या लगा हुआ है? जिग बुश लगे हुए हैं, जिग बुश लगे हुए हैं। तो बात समझ पा रहे हैं कि मास प्रोडक्शन के लिए क्या हुआ? देखिए आसानी से देखिए आप, टूल वर्कपीस लगाया, यहाँ पर ड्रिलिंग हुआ, वो बाहर फेंका, फिर नया वर्कपीस लगा, ड्रिलिंग हुआ, बाहर फेंका, लगा, ड्रिलिंग हुआ, बाहर हटाया। बात समझ पाए आप? देखिए आप इसको मास प्रोडक्शन के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यही आपका जिग्स एंड फिक्सर है। देखिए फिक्सर आपके एक ये भी फिक्सर है, क्लैंपिंग डिवाइस है, इसमें आप वर्कपीस को लगाइए, दबाइए, होल्ड कर लीजिए, फिर काम हुआ, निकालिए, हटाइए, दूसरा वर्कपीस लगाइए, होल्ड कर लीजिए। आई बात समझ में? चलिए नाउ डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सर्स, डिफरेंस, डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए अब लगभग लगभग चीजें आपको पता हो गई हैं, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में है। देखो फटाफट देख लेते हैं। ए जिग होल्ड्स, लोकेट्स एट वेल एज गाइड द टूल। जिग का काम क्या है? होल्ड करेगा, लोकेट करेगा, और टूल को गाइड करेगा। फिक्सर काम क्या है? ये फिक्सर होल्ड पोजीशन द वर्क पीस बट डज नॉट गाइड द टूल। कभी भी टूल का कोई लेना देना नहीं होगा। ये मैं कब से चिल्ला रहा हूं कि टूल से कोई मतलब नहीं है, फिक्सर को गाइड करेगा वर्क पीस को। और जिग का काम क्या है? वर्कपीस को गाइड करने के साथ साथ टूल, वर्कपीस को होल्ड एंड सपोर्ट देने के साथ साथ टूल को भी गाइड करेगा। आगे देखते हैं। जिग्स आर लाइटर इन वेट,
फिक्सर वर्कपीस को होल्ड करेगा, सपोर्ट करेगा, तो इसका वेट ज्यादा होगा। आगे देखिए, क्लैंपिंग क्लैंपिंग द जिग विथ वर्क टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड। वर्क टेबल के साथ जिग को क्लैंप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फिक्सर के साथ भी रिक्वायर्ड क्लैंप कर सकते हैं। वर्क टेबल जो बेस प्लेट था उससे क्लैंप करने की कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन फिक्सर कहां रहेगा, हमेशा हमेशा रिजिडली बोल्टेड। बोल्टेड का मतलब बोल्ट ज्वाइंट, बोल्ट के थ्रू वर्क टेबल से टाइटली टाइट किया जाएगा। ठीक है। जिग्स आर यूज फॉर होल्डिंग द वर्क एंड गाइड द टूल इन कौन कौन से ऑपरेशन में, ड्रिलिंग में, रीमिंग में, या फिर टैपिंग। बहुत सारे ऑपरेशन है, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं जहां जहां जरूरत पड़ेगी। फिक्सर्स आर यूज्ड इन होल्डिंग द वर्क फॉर मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लेनिंग ऑपरेशन, कोई भी वर्क ऑपरेशन करना हो वहां पर आप यूज करेंगे। ठीक है। आगे, जिग्स कम्स इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कटिंग टूल। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आया भी है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में, कटिंग टूल से डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है, जिग्स या फिक्सर। तो जिग जो होगा वो कटिंग टूल से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, एंड फिक्सर नेवर कम इन कांटेक्ट विद द कटिंग टूल। क्लियर है। नॉर्मल से 5 पॉइंट है जिग्स एंड फिक्सर। अगर कहीं आप आपके सेमेस्टर में लिखने के लिए आ गया 5 पॉइंट लिख दीजिए, नंबर घर लेके जाइए। आगे देखते हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ जिग्स एंड फिक्सर। एडवांटेज ऑफ जिग्स एंड फिक्सर। देखिए एडवांटेज की बात हो रही थी, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्यों थी, रिक्वायरमेंट जो थी हमारी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसी को देखते हुए आप एडवांटेज बता सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमारी स्टार्टिंग में जो हमने बताए थे उन्हीं को देखते हुए आप एडवांटेज बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, एडवांटेज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलेगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलेगी। और हमारे क्या चाहिए था, इंटरचेंजेबल होना चाहिए एंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। स्किल रिडक्शन, मतलब बहुत ज्यादा स्किल लेवल की जरूरत ना पड़े, काम हो जाए। एंड कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट भी कम होना चाहिए। देखिए प्रोडक्टिविटी, जिग्स एंड फिक्सर इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी बाय द एलिमिनेटिंग द इंडिविजुअल मार्केटिंग, इंडिविजुअल मार्किंग, नॉट मार्केटिंग, इंडिविजुअल मार्किंग, पोजिशनिंग एंड फ्रीक्वेंट चेकिंग। मतलब सब कुछ पहले से डिसाइड कर दिया, यानी कि एक एक वर्क पीस को बार बार मार्क करना पड़ रहा है, कुछ नहीं, फिक्स है, लगाया, काम किया, बाहर निकला। द ऑपरेशन टाइम इज आल्सो रिड्यूस्ड। ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेशन टाइम भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, टू इंक्रीज इन स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट बिकॉज ऑफ हाई क्लैंपिंग रिजिडिटी, बिकॉज ऑफ हाई क्लैंपिंग रिजिडिटी। चलिए आगे देखते हैं। रिजिडिटी का मतलब, क्लैंपिंग डिवाइसेस जो है बहुत रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या हुआ, आप अच्छे से पकड़ होती है वर्क पीस की। आगे देखिए, इंटरचेंजेबल इन क्वालिटी, इंटरचेंजेबल एंड क्वालिटी। जिग्स एंड फिक्सर फैसिलिटेट the production of articles in large quantities with high degree of accuracy। लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिलेगा। यूनिफॉर्म क्वालिटी रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि हाँ सबकी क्वालिटी अलग अलग होगी, क्वालिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। एंड इंटरचेंजेबिलिटी एट द कंपेटिटिव कॉस्ट। आगे देखिए, स्किल रिडक्शन, देयर इज नो नीड फॉर स्किलफुल सेटिंग ऑफ वर्क ऑन द टूल। बहुत ज्यादा उसमें बोलते नहीं है, गुड़ा गणित लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से बन गया है, वर्कपीस लगाया, काम हो गया। जिग्स फिक्सर मेक्स पॉसिबल टू एम्प्लॉय, देखिए अनस्किल लेबर भी होगा तब भी काम चल जाएगा, या थोड़ा बहुत सेमी स्किल होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। पता लगा पंचिंग ऑपरेशन हो रहा है, अपना हाथ ही रख दिया, अंगुलियां बाहर, झिल्ली भर के लेके जा रहा है दुकान पे, डॉक्टर के पास, दुकान का मतलब डॉक्टर के पास। टू मेक सेविंग इन लेबर कॉस्ट। आगे देखिए, कॉस्ट रिडक्शन, हाइयर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रेट कैसा होगा, ज्यादा होगा। डिडक्शन इज स्क्रैप, जो वेस्टेज है, जो स्क्रैप है उसमें भी कमी आएगी, क्यों फालतू का स्क्रैप निकालना। इजी असेंबली एंड सेविंग इन लेबर कॉस्ट रिजल्ट इन अल्टीमेट डिडक्शन इन कॉस्ट। बात समझ पा रहे हैं, स्क्रैप मतलब वेस्टेज कम होगा, प्रोडक्शन रेट ज्यादा है, इजी असेंबली है, बहुत ज्यादा हमें इसके लेबर की जरूरत नहीं है, तो कॉस्ट भी कम होगा, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो क्या होगी, पर यूनिट कम हो जाएगी। ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो पर यूनिट कम हो जाएगी। हो गया एडवांटेज, बहुत है इतना। अब बात करते हैं, जो हम एलिमेंट की बात कर रहे थे उन्हीं एलिमेंट को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। एलिमेंट ऑफ जिग एंड फिक्सर, एलिमेंट ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर। देखिए बेस, मेन मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं। पहला बेस, देखिए ध्यान देखिए, वही डायग्राम फिर से है, बेस या बॉडी, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी या फिर बेस प्लेट। दूसरा हमारा क्या होता है, लोकेटिंग डिवाइस। दूसरे हमारे क्या लगे होते हैं, लोकेटिंग डिवाइस। ये देखिए, दिस इज आवर लोकेटिंग पिन, लोकेटिंग डिवाइस। फिर उसके बाद होता है क्लैंपिंग डिवाइस, लोकेटिंग डिवाइस
क्लैंपिंग डिवाइस, और उसके बाद ये तो तीनों हो गए कॉमन जिग्स एंड फिक्सर के लिए, लेकिन दिस इज ओनली फॉर जिग। हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसके लिए होगा? ओनली फॉर जिग के लिए। आपको पता है जिग का काम क्या है? इन एडिशन विथ, जो इसका एडिशनल काम क्या है वो है टूल को गाइड करना, टूल को गाइड करना। और उसमें हम पढ़ेंगे जिग बुशिंग, टूल को गाइड करना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर के तीनों हैं वो किसके लिए है? फिक्सर्स के लिए है। और जब चारों की बात करेंगे तो किसके लिए है? जिग के लिए है। क्लियर है? अब इन्हीं को हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, पहला बेस प्लेट होता क्या है समझते चलिए। पहले नॉर्मल सी चीजें, फिर सबको अलग अलग पढ़ेंगे, कितने टाइप के क्लैंपिंग होते हैं, लोकेटिंग कौन कौन से होते हैं। बेस प्लेट, व्हाट इज बेस प्लेट? वहां पर हमने 4 एलिमेंट लिया था, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। एक्चुअल में दोनों एक ही होंगे, ये पूरा 4 एलिमेंट। देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है? बेस प्लेट। पहला क्या है? बेस प्लेट। अब समझिए देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, किसका बना होगा? पहली चीज यूज क्या होगा? यूज क्या है? किसका बना होगा? मतलब ना लगाएं तो क्या होगा? बात समझ पा रहे हैं? यही दो तीन चीज पूछी जाती है। देखिए बोथ जिग्स एंड फिक्सर्स टिपिकली हैव ए बेस प्लेट और बेड। अब बेस और बेड एक्यूरेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी इरेगुलर शेप का लगा दिया तो उसके ऊपर आप डिजाइन करो तो मटेरियल भी वैसे टिल्ट हो जाएगा और वर्क भी वैसे होगा। बात समझ पाते? इसकी भी एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। तो हैव ए बेस प्लेट और बेड ऑन विच द वर्क पीस इज माउंटेड और क्लैम्प्ड। ये रूट है, ये बेस है, इसी के ऊपर वर्क पीस को रखेंगे, माउंट करेंगे, क्लैम्प करेंगे उसी बेस प्लेट के ऊपर। द बेस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। क्या प्रोवाइड करेगा? स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट ड्यूरिंग द मशीनिंग और असेंबली प्रोसेस। क्लियर है? नॉर्मल चीज है भैया, बेस की जरूरत क्यों है? वर्क पीस को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसी पर हम वर्क पीस को रखेंगे, क्लैम्प करेंगे, जिससे मशीनिंग आसानी से हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं लोकेटिंग एलिमेंट। दीज आर द कंपोनेंट दैट हेल्प इन प्रिसाइजली पोजिशनिंग एंड होल्डिंग द वर्क पीस। वर्क पीस की पोजिशनिंग एंड होल्डिंग द वर्क पीस। देखो ये देखिए पोजीशन, इसी को घुमा घुमा के तो हम एडजस्ट करेंगे ना इसका पोजीशन वर्क पीस का। ये आपका पूरा का पूरा वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, इसी को हम रोटेट करेंगे तो इधर आ जाएगा और उधर करेंगे इधर चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो पोजीशन प्रोवाइड करना कि कहां हमें वर्क पीस को कहां पे रखना है। ठीक है, इनकरेक्ट ओरिएंटेशन। एग्जांपल इनको क्या क्या लगे देखिए, पिंस, बुशिंग। ये भी क्या है? बुशिंग भी आपका क्या है? लोकेटिंग एलिमेंट है। किसको लोकेशन प्रोवाइड करता है? टूल को। बुशिंग एंड अलाइनमेंट ब्लॉक, अलाइनमेंट ब्लॉक, ये सब तीनों किसके एग्जांपल हैं? लोकेटिंग एलिमेंट। नाउ क्लैंपिंग डिवाइस। क्लैंपिंग डिवाइस देखिए, व्हाट इज क्लैंपिंग डिवाइस? व्हाट इज क्लैंपिंग डिवाइस? देखिए क्या क्या होते हैं। क्लैंपिंग का मतलब क्या हुआ? जिग्स एंड फिक्सर्स ऑफन इंक्लूड क्लैंपिंग मैकेनिज्म टू सिक्योर द वर्क पीस, टू सिक्योर द वर्क पीस। देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पर जब वर्क पीस पर मशीनिंग ऑपरेशन होता है, टूल मान लीजिए कट करने आ रहा है तो ये कुछ फोर्स लगाएगा ना भाई, तो उस फोर्स को रजिस्ट वर्क पीस कर सके। वर्क पीस पता लगा फोर्स लगाया आपने, आपने वर्क पीस पर फोर्स लगाया और पूरा आपका वर्क पीस दूर चला गया। नहीं, क्लैंपिंग ऐसी होनी चाहिए जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको आसानी से रजिस्ट कर सके। ठीक है, जो कटिंग फोर्स है उसको झेल सके, तो पता लगा वर्क पीस ही भाग गया। ठीक है, तो क्लैंपिंग मैकेनिज्म टू सिक्योर द वर्क पीस फर्मली इन प्लेस। दीज कैन बी मैनुअल क्लैंप, न्यूमेटिक भी हो सकता है, हाइड्रोलिक भी हो सकता है, और अदर टाइप फास्टनर्स लगे होते हैं। फास्टनर्स, फास्टनर देखा होगा आपने ना, मेजर कमांडर देखा हो, कमांडर, कमांडर मेजर कमांडर, उसका जो आगे वाला बोनट होता है, इंजन के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, उसको कैसे फास्ट करते हैं, उसको कैसे बंद करते हैं? बंद किया और उसको पकड़ने के लिए एक क्लैंपिंग डिवाइस लगा, उसको उठाया और उसमें फंसा दिया। देखा होगा आपने, उठाया और फंसा दिया, वही है फास्टनर्स आपके। ठीक है, तो वैसे यहां भी यूज करते हैं, ऐसे फास्टनर क्लैंपिंग डिवाइस यहां भी यूज करेंगे। उठाया और फंसा दिया, वर्क पीस फिक्स हो गया उसी में। आगे देखते हैं गाइड एलिमेंट या ड्रिल बुशिंग। गाइड एलिमेंट क्या होते हैं? इन मशीनिंग प्रोसेस गाइड एलिमेंट सच एज गाइड बुशिंग, सच एज गाइड बुशिंग एंड गाइड पिंस
आर यूज टू इंश्योर दैट द कटिंग टूल, किसके लिए यूज करेंगे, मैंने बोला ना जो फोर्थ वन होगा किसके लिए होगा, ओनली फॉर जिग के लिए होगा, जिग के लिए मतलब है कटिंग टूल के लिए, किसकी बात हो रही, कटिंग टूल और मशीनिंग टूल फॉलोज द करेक्ट पाथ। अब आ जाइए ड्रिल बुशिंग, सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, दोनों एक ही चीज है, गाइड एलिमेंट, गाइड एलिमेंट का एक टाइप है ड्रिल बुशिंग। ड्रिल बुशिंग फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिल बुशिंग आर यूज्ड incorporated into fixtures to guide the drill bit, drill bit क्या है, cutting tool है, drill bit accurately and prevent from deviating from the desired hole location, जिस लोकेशन पे चाहिए उस लोकेशन पर हम क्या लगा देंगे, ड्रिल बुश लगा देंगे, जिससे इधर उधर हमारा होल ना बने, जहां हमें चाहिए वहीं पर बने। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। चलिए आगे चलते हैं। बॉडी, पहला हमारा क्या था, बॉडी। अब दो ही तीन पॉइंट, बहुत ज्यादा कहानी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, किताब खोलेंगे या कोई कुछ जगह आप लेक्चर वगैरह पढ़ें, खूब कहानी बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ज्यादा मरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। बॉडी किसका बना होगा, लगभग लगभग जगहों पर लेथ मशीन का बेड किसका बना होता है, लेथ मशीन का बेड किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। जितने भी इंजन होते हैं उनका ब्लॉक वगैरह कैसे बनाते हैं, कास्ट आयरन के। समझ पा रहे हैं, ठिया जिसको बोलते हो किसके बनाओगे, कास्ट आयरन का। ठिया का मतलब जितने भी आपके बेड्स हैं कास्ट आयरन के, तो ये बॉडी किसका बना होगा, मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी आयरन कार्बन डायग्राम में आपने पढ़ा होगा, कास्ट आयरन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कास्ट आयरन से एक क्वेश्चन आया है, बता देता हूँ, आप आंसर आप बताओगे, ये आपको ढूंढना है, मैं नहीं बताऊंगा। आपको पता होगा कि ये जो आयरन कार्बन डायग्राम्स होता है यहाँ पर लास्ट में परसेंटेज होता है 6.67%, 6.67% ऑफ कार्बन, यही होता है ना। मुझे बताओ अगर आयरन में कार्बन 6.67 से ज्यादा मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा। यहां पर तो आपने बोल दिया कास्ट आयरन है, दैट इज ग्रे कास्ट आयरन आपने बोल दिया, अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, ठीक है ना। आंसर आप बताओगे कि आयरन में कार्बन 6.67% से ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, मान लो 12% है, 12% ऑफ कार्बन है, तो क्या बनेगा, उसको क्या बोलोगे आप, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आप बताएंगे, ढूंढिएगा, मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ग्रुप वगैरह पे मैं हूं। बाकी उसके बाद इनकेस पटना से बाहर जाता हूं, जब आपका सब्जेक्ट वगैरह खत्म हो जाएगा, तब भी अगर आपको कनेक्ट रहना है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी हमारी नोट कर लीजिए, om_suyash, SUYASH, ठीक है ना, om_suyash। कोई डाउट वगैरह होता है तो एक मैसेज डालिएगा, उसमें लिख दीजिएगा आई एम फ्रॉम फार्मूलेटर स्टूडेंट, जो भी आपको लिखना है, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप कहाँ के स्टूडेंट हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना। बाकी इंस्टाग्राम से तो बड़ा परेशान हूँ आजकल, एआई का जमाना है, आप जान ही रहे हैं, एआई का जमाना है। जैसे मैं पटना लैंड किया हूँ, मेरे सारे रील्स भोजपुरी में आ रहे हैं, आधे समझ में नहीं आते हमको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। होम अंडर स्कोर से हटा देते हैं इसको, नोट्स में जरूरत नहीं है इसकी। देखो इसकी बात कर रहे थे हम लोग, बॉडी किसका बना होगा, बॉडी बना होगा कास्ट आयरन का, ठीक है ना। लगभग लगभग जो बहुत ज्यादा आपको दिख जाए कास्ट आयरन का बना हुआ, मे बी हीट ट्रीटेड। क्यों हीट ट्रीटमेंट करते हैं भैया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए। हीट ट्रीटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ, टू इंक्रीज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। पढ़ा होगा बहुत सारा कुछ आपने, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, हार्डनिंग, ठीक है, बड़े सारे पढ़ाया गया था। मे बी हीट ट्रीटेड टू रिलीव द स्ट्रेसेस, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। मेन पर्पज इज टू सपोर्ट एंड हाउस द जॉब, जॉब का मतलब वर्क पीस, वर्क पीस, वर्क पीस मतलब क्या, स्पेसिमेन, स्पेसिमेन जिस पर हमें वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है ना। चलिए वर्क बॉडी काम खत्म, बहुत कुछ उसमें है ही नहीं, आगे बढ़िए। लोकेटिंग डिवाइस, लोकेटिंग डिवाइस का काम क्या है, आपको पता होगा, यूज टू लोकेट द वर्क पीस इन जिग्स और फिक्सर्स, जिग्स एंड फिक्सर में वर्क पीस को लोकेट करने के लिए यूज करें। किसका बना होगा लोकेटिंग डिवाइस, पूछा जाता है, मेड अप ऑफ हार्ड एंड स्टील, किसका बना होगा, मेड अप ऑफ हार्ड एंड स्टील। द सैंक ऑफ पिन इज प्रेस फिटेड, देखो यहाँ पिन पिन पिन, पिन का मतलब क्या हुआ, देखिए पिन, ये इसका है हेड, पिन का क्या है, हेड, आगे बात होगी इसकी, इसको बोलते हैं सैंक,
तो जो पिन का जो सैंक है वो प्रेस से दबाकर फिटेड होगा किसमें, बॉडी या फिर जिग में। बॉडी ऑफ जिग एंड फिक्सर की जो जिग एंड फिक्सर की जो बॉडी होगी, जो भी हमने पहले पढ़ा, उसी में इस पिन को हम होल्ड करेंगे, फिक्स कराएंगे। ये जो सैंक होता है उसी को हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे और उसी के ऊपर हमने मैंने बताया था ना, देखो यहां पर वर्कपीस है, यहां पर 3 पिन लग गए। पहला पिन, दूसरा पिन एंड थर्ड पिन। 3 पिन लगा हुआ है नीचे, और नीचे क्या है, वर्कपीस की, सॉरी, जिग्स एंड फिक्सर की बॉडी है। तो इसी बॉडी में ही, बॉडी के ऊपर पिन लगेगा और जिसके ऊपर हम वर्कपीस को होल्ड कर सके। ठीक है ना, आगे देखिए। द लोकेटिंग डायमीटर ऑफ द पिन इज मेड लार्जर देन द सैंक। जो डायमीटर होगा वो लार्जर देन द सैंक होगा। ठीक है, to prevent it from being forced into the jig and fixer body due to the weight of the workpiece or cutting force। अब इसका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, जिससे ये इसका वर्कपीस का वेट भी झेल सके, ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको भी झेल सके। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लो लोकेटिंग पिन कैसे कैसे लगे हुए हैं। ये देखिए आपका, ये बॉटम वाला है, दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो हमने यहाँ पर यूज किया है, ये देखिए, ये वही पिन है। आओ देखते हैं फटाफट। अब अगर लोकेटिंग पिन यहां पर लगा हुआ है, ये आपका पिन है, ये हेड हुआ, ये सैंक हुआ। सैंक कहां चला गया, बॉडी में, बॉडी या फिर जो आपका बेस प्लेट है। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्कपीस है, वर्कपीस। अब वर्कपीस इस पिन पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये वर्कपीस नीचे नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी खत्म, नीचे जाने वाली जो फ्रीडम है वो खत्म हो गई। ठीक है, यहां पर देखिए वही सेम चीज है, यहाँ पर पिन लगा हुआ है, यहाँ पर पिन लगा हुआ है, मतलब अब ये राइट साइड में नहीं जा सकता। ठीक है ना, वैसे ही अगर यहाँ पर रखा हुआ, देखिए यहाँ पर आपने पिन फंसा दिया, तो इसके दो, अब ये इधर भी नहीं जा सकता। बात समझ पा रहा है, ऊपर रखिए, इधर रखिए, राइट में रखिए, जैसे यूज होगा उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो दीज आर लोकेटिंग पिंस, दीज आर लोकेटिंग पिंस। थोड़ा सा डिफरेंस आप देख लीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, 3 to 1 पिन से बता दूंगा। पिन और प्लग में क्या डिफरेंस है, पिन और प्लग में क्या डिफरेंस है। देखिए, तो ऐसी पिन का यूज होगा, एक जनरल जनरल तरीके से मैं बता रहा हूं कि नॉर्मल पिन हमने लगा दिया। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इस वर्कपीस को हमें होल्ड करना है, ये वर्कपीस है, नीचे हमने एक पिन लगा दिया, अभी नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, मशीनिंग हम इधर से कर रहे हैं तो वर्कपीस इधर भागने का चांस है, लगा दिया पिन इधर, रोक दिया। ठीक है, चलो अब बात आती है डिफरेंट मेथड यूज्ड ऑफ लोकेटिंग पिंस। यूज ऑफ लोकेशन, जो भी लोकेशन हम यूज कर रहे हैं, लोकेटिंग पिन यूज कर रहे हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहला आपका फ्लैट लोकेटर। क्या है, फ्लैट लोकेटर। बस यहां पर ध्यान रखिएगा, फ्लैट लोकेटर का मतलब हुआ वहां यूज होगा फ्लैट लोकेटर जिसका सरफेस कैसा हो, फ्लैट हो, जिसका सरफेस कैसा हो, फ्लैट हो। यूज फॉर लोकेशन ऑफ फ्लैट मशीन्ड सरफेस ऑफ द कंपोनेंट, जिसका सरफेस कैसा हो, फ्लैट हो। देखिए ध्यान समझिएगा, बिकॉज जो पिन होता है, अपर पोर्शन जो है इसका, ये जो लोकेटर है, सॉरी, ये जो बटन होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए कुछ ऐसे। इनका जो ये जो फेस आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फ्लैट है, तो फ्लैट है तो किसको होल्ड करेगा, फ्लैट को ही तो होल्ड कर पाएगा। ठीक है ना, देखिए यहां पर देखिए, ये है आपका फ्लैट फेस्ड लोकेटर, फ्लैट फेस्ड लोकेटर। अब देखो इसके ऊपर हमने वर्कपीस रख दिया, और यहां पर ये वर्कपीस फोर्स लगाने पे तो भागे ना, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, अंडरकट लगा दिया, अंडरकट लगा दिया, कॉर्नर इसमें आके फंस भी गया, अंडरकट लग गया। अब देखिए ये फ्लैट होना चाहिए, जब ये फ्लैट होगा और वर्कपीस भी फ्लैट सरफेस होगा, तभी तो इसके ऊपर हम होल्ड कर पाएंगे। यहां पे देखिए फ्लैट है, अब उसके बाद आप मशीनिंग करिए, कहीं नहीं जाने वाला ये। अब कहां से करेंगे, अब इधर से थोड़ी ना कर पाएंगे, यहां पर आप टूल लगाएंगे, यहाँ पर आप टूल लगा रहे हैं, कट कर रहे हैं। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पर देखिए वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, हॉरिजॉन्टल, हम हॉरिजॉन्टल को देख रहे हैं, वर्क पीस है। ये देखिए ये लगा हुआ प्लग, ये लगा हुआ सरफेस कैसा है इसका, फ्लैट है, तो किसको लोकेट करेगा, फ्लैट को। और ये एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल है। ये देखो हमारा ड्रिल बिट यहाँ पर है, ड्रिल बिट यहाँ पर है, होल हमें यहाँ बनाना है, ये हमारा होल का लोकेशन है।
ड्रिल बिट यहाँ पर, तो क्या करोगे, इसको खींच लोगे तो वर्कपीस अपने आप इधर स्लाइड हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? फिर बाहर उधर भी कर सकते हो, मतलब हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कहीं एडजस्ट होगा, हमेशा इसको एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भी तो बुश के साथ ही आएगा। यहाँ बुश लगा होगा, फिर इसके अंदर ड्रिल बिट होगा, तब ये काम करेगा। तो ये कौन काम कराएगा इसको? यहाँ पर हमने बटन लगा के रखे हुए हैं, जैसे जरूरत होगी उसको आगे पीछे स्लाइड कर लेंगे। ठीक है, उठा के इसको ऊपर रख दो। ये देखिए, ये हो गया आपका, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकल जो हमने बनाया, वर्टिकल फ्लैट फेस लोकेटर। ठीक है ना? फ्लैट का मतलब क्या हुआ, मशीन सरफेस कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, ये है अंडरकट लोकेशन बाय फ्लैट जे। आगे चलते हैं, दूसरा देखो, सिलेंड्रिकल लोकेटर। सिलेंड्रिकल लोकेटर, सिलेंड्रिकल लोकेटर, सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, अंदर होल होता है ना। सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, दो डायमीटर होते हैं, एक इनर डायमीटर एक आउटर डायमीटर, अंदर होल होता है। देखो, यूज्ड फॉर लोकेटिंग कंपोनेंट हैविंग ड्रिल्ड होल, ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर होल पहले से बना हुआ हो, ऐसा कंपोनेंट जिसमें होल पहले से बना हुआ हो। द सिलेंड्रिकल components to be located is gripped by cylindrical locator fitted to the zig body and inserted in the drilled hole of the component। देखो कहां गया, ये आपका है वर्क पीस, दिस इज आवर वर्क पीस। ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, ये आपका वर्क पीस है पूरा। अब देखिए, वर्क पीस है, सिलेंड्रिकल शेप का है, किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। तो क्या करेंगे, सिंपल उसमें क्या लगाएंगे, एक पिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पिन लगाएंगे या लोकेटर लगाएंगे। ये देखिए, ये आपका पिन हुआ, प्लग लगा दिया, पिन लगा दिया, प्लग बोलेंगे इसको, हमने लगा दिया इसके अंदर, और उसको इसमें लाके फिक्स कर दिया। ये बॉडी है, वर्क टेबल, ये बॉडी है। ठीक है ना, अब देखिए, यही हुआ आपका लोकेटर, इसके अंदर जब हमने लगा दिया, ये मान लीजिए इसमें होल है, नीचे नीचे होल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पिन लगा देंगे, प्लग लगा दिया और बॉडी में ले जाके फंसा दिया, प्लग लगा के बॉडी ले जाके फंसा दिया। अब कहीं भागेगा क्या, ये नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पर हो रहा है, अगर होल होगा तो चीजें आसान होगी। होल होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर हम लोकेटर लगा देंगे। अभी फिक्स हो गया, अभी इसको कहीं हम घुमा नहीं सकते। हाँ, बस ऊपर जा सकता है, ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ऊपर से तो टूल आ रहा है ना, ऊपर से टूल आ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें गैप होता है, जिससे कूलेंट वगैरह या चिप्स वगैरह कहीं जाके इकट्ठा हो सके, तो ये अंडर अंडर कटिंग यहाँ पर बना होता है, जिसको हम इसको कूलेंट वगैरह के बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, कोनिकल लोकेटर। कोनिकल लोकेटर, अब देखिए, ये जो आपका सिलेंड्रिकल लोकेटर था, इसका प्रॉब्लम क्या है, जो डायमीटर इस होल का होगा, उसी डायमीटर के आसपास क्या होना चाहिए, लोकेटर का होल होना चाहिए, प्लग का डायमीटर होना चाहिए। लेकिन कोनिकल में ऐसा नहीं है, कोनिकल में ऐसा नहीं। देखिए, इसका डायमीटर वेरी कर रहा है, इसका डायमीटर वेरी कर रहा है, तो जो वर्कपीस है, जॉब है, उसका भी डायमीटर वेरी कर सकता है। बात समझ पा रहे हैं? किसी वर्कपीस का कम होगा तो यहां तक आएगा, ज्यादा होगा तो यहां तक आ जाएगा, लेकिन वो काम वही कर रहा है, कोनिकल लोकेटर भी काम कोनिकल लोकेटर वही कर रहा है जो सिलेंड्रिकल लोकेटर कर रहा था। यूज फॉर लोकेटिंग द वर्कपीस हैविंग सिलेंड्रिकल होल, वही ड्रिल्ड होल, सिलेंड्रिकल होल। इट इज सुपीरियर एज द कैपेसिटी अकोमोडेट एज स्लाइड द वेरिएशन इन द होल डायमीटर। देखो, ये सुपीरियर अच्छा होता है, सिलेंड्रिकल से ज्यादा अच्छा इसकी सुपीरियरिटी है, होल डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट विदाउट अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ लोकेशन। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो, कोनिकल का और सिलेंडर का मतलब क्या हुआ। सिलेंडर में डायमीटर हमें सेम रखना पड़ेगा, कोनिकल में वेरिएशन है, डायमीटर वेरी कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट साइज का वर्कपीस इसमें हम लगा सकते हैं। आगे देखिए, जैक पिन रोकेटर। जैक पिन, ये आपने देखा होगा, ये आपने नट बोल्ट वगैरह देखे होंगे, जहां पर आपने देखा होगा नट बोल्ट बड़ा हो जाता है, तो वहां पर आगे क्या लगा देते हैं, एक एडजस्टेबल नट लगा देते हैं, एडजस्टेबल नट, और फिर टाइट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ टाइट कर देते हैं। जितना जरूरत होगी उतना हम टाइट करेंगे, अथवा इसको पीछे घुमा लेंगे। ये आपने देखा होगा, मैकेनिकल इंजीनियर इतना तो आपने देखा ही होगा, कंफर्म 100% बता रहा हूँ। साइकिल वगैरह में कहीं कहीं भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ा है तो उसमें आगे वार्सल लगा के टाइट कर देंगे। वही सेम चीज यहाँ पर हो रहा है। जैक एंड पिन लोकेटर यूज टू सपोर्ट रफ वर्क पीस। किसको सपोर्ट करेंगे, रफ वर्क पीस है। देखो, ये है वर्क पीस, अब बताओ कैसे करोगे, फ्लैट भी नहीं है, सिलेंडर भी नहीं, कुछ नहीं है, तो रफ है, लगा दिया नट बोल्ट, लो जितना जरूरत है उतना टाइट हो गया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ से हमने टाइट कर दिया। ठीक है ना,
ए सुटेबल मेथड टू एकोमोडेट द कंपोनेंट्स विच आर रफ एंड अनमशीन्ड। रफ या अनमशीन सरफेस अगर होंगे तो उसमें हम इस लोकेटर का यूज करेंगे। ठीक है, आगे ड्रिल बुश लोकेटर। ठीक है, ड्रिल बुश यूज करते हैं, कई बार हमने बताया किसमें, जिग में यूज होगा। जिग ही है वो ड्रिल बुश। बुश का काम क्या है, टू सपोर्ट द वर्क पीस, सॉरी टूल, टूल को सपोर्ट करने के लिए। तो वो जो बुश होता है उसको भी तो सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा होल है, इसके चारों तरफ बुश लगाया हमने, तो इसको भी तो सपोर्ट कराना पड़ेगा। वही है, यूज टू होल्डिंग एंड लोकेटिंग सिलेंड्रिकल वर्क पीस। इसका काम क्या है, ये भैया बुश सिलेंड्रिकल होगा ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यूज करें। मान लीजिए ये आपका बुश है, सिलेंड्रिकल है, तो बुश लोकेटर में लगा दिया, दीदी लग गया, जैसे लग गया जैसे भी लग गया। द बुश हैज कोनिकल ओपनिंग, इसकी ओपनिंग कैसी होती है, कोनिकल ओपनिंग फॉर लोकेटिंग पर्पस एंड इट इज समटाइम्स स्क्रूड, स्क्रू से भी टाइट करते हैं, समटाइम स्क्रूड ऑन द जिग बॉडी फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ हाइट ऑफ द वर्क। ठीक है, बस नाम समझ ये कैसा क्या बना होता है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। कभी कोई पूछ लेता है, आपके सेमेस्टर में ही पूछा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट ऑफ जिग बताइए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा आपको डायग्राम, ऐसा नहीं। जिग का एलिमेंट बताना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। एलिमेंट यही है आपके चार, तीन तो होंगे जिग्स एंड फिक्सर के लिए, एक जो एक्स्ट्रा है वो किसके लिए, सिर्फ जिग के लिए है, टू सपोर्ट द टूल, टू गाइड द टूल। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, वी लोकेटर। वी लोकेटर क्विक एंड इफेक्टिव मेथड टू लोकेटिंग द वर्कपीस, सबसे क्विक है, इफेक्टिव मेथड है वर्कपीस को लोकेट करने का, यूज फॉर लोकेटिंग द सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर टाइप ऑब्जेक्ट। अब सिलेंड्रिकल था, फ्लैट था, अब सर्कुलर की बात कर रहे हैं। सर्कल को होल्ड करना है, स्फीयर है, होल्ड करना किस में रख देंगे, कोनिकल शेप में, कोनिकल शेप में रख दिया, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं बहेगा। वैसे यहां देख लीजिए, वर्कपीस कैसा है, सेमी सर्कुलर है, वी शेप लोकेटर में रख दिया, फिक्स हो गया, कहीं नहीं जाना, इसको आराम से मशीनिंग कर सकते हैं। आगे डायमंड पिन लोकेटर, डायमंड पिन लोकेटर, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। डायमंड पिन लोकेटर तो ध्यान समझिए इसको, पहले समझ लेते हैं। देखिए, डायमंड पिन लोकेटर यूज वहां करेंगे जहां पर, देखिए देखिए, वर्कपीस में दो होल ऑलरेडी होगा। कितने होल ऑलरेडी होंगे, दो होल ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। समझते चलिए बहुत ध्यान से, आगे भी बात को लास्ट में बात करूंगा जब लोकेशन पढ़ा रहा हूँ 3 to 1 प्रिंसिपल के बाद, वहां भी बात करेंगे इसकी। डायमंड पिन लोकेटर का यूज करेंगे जब कितने वर्कपीस में होल होंगे, दो, दो सर्कुलर होल होने चाहिए। अब समझिए, और दोनों का जो सेंटर डिस्टेंस है वो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है ना, ये लाइन याद रखिएगा, लास्ट में क्लियर होगा। और इस एक होल में हम प्रोवाइड कर देंगे डायमंड पिन। ये देखिए डायमंड शेप का, नॉट डायमंड का, डायमंड शेप का पिन होगा, उसको हम वहां पर प्रोवाइड कर देंगे। तो एक होल हमने क्या लगा दिया, डायमंड शेप का पिन, ये लग गया डायमंड शेप का पिन। अब जब इसमें डायमंड शेप का पिन लग गया, तो अब मुझे बताओ, क्या ये एक्स में जाएगा, नहीं। वाई मूव करेगा क्या, नहीं। जेड से तो ऑपरेशन होना है तो उसमें जाएगा ही जाएगा नहीं। तो ठीक है, फ्रीडम अरेस्ट हुई ना, फिक्स हुआ ना, इधर उधर घूमना बंद किया। लेकिन अभी भी ये क्या कर रहा है, मे बी ये घूम सकता है, रोटेशन हो सकता है इस एक्सिस के अबाउट। तो उस रोटेशन को रोकने के लिए एक सर्कुलर पिन यहां लगा देंगे, एक सर्कुलर पिन यहां लगा देंगे। बात समझ पाए, डायमंड यूज किया एक जगह, इस जगह सर्कुलर पिन, अब एकदम ये फिक्स हो गया, कहीं कोई इसमें डेविएशन नहीं है। यही है डायमंड पिन लोकेटर। देखिए, एक लग गया यहाँ पर डायमंड टूल, और एक हमने लगा दिया यहाँ पर राउंड लोकेटर। अब देखिए, पार्ट मूवमेंट अरेस्टेड विथ रिलीव्ड पिन, तो कोई मूवमेंट था वो इसकी वजह से क्या हो गया, रुक गया। यही आपका है डायमंड और रिलीव्ड लोकेटर, यही है। एंगल कितना होता है डायमंड का, जो फेसेस हैं 30 डिग्री।
समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, डायमंड पिन आर ऑफन यूज्ड फॉर रेडियल लोकेशन। रेडियल लोकेशन, दो होल थे ना, रेडियल लोकेशन। वन सिलेंडर लोकेटर पिन ए अरेस्ट कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम की थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे, आपने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। इट इज अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द मोशन। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो बताऊंगा जब थोड़ा ज्यादा डिस्कशन कर रहे होंगे 3 to 1 प्रिंसिपल, तो एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम रिकॉल करा दूंगा। वन सिलेंड्रिकल लोकेटर पिन अरेस्ट 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब वो 5 डायरेक्शन में मूव नहीं करता, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम उससे खत्म है। फिर जब दूसरा लगाएंगे तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम और खत्म हो जाएगी, 6 खत्म हो जाएगी, 6 ही होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव बात करोगे तो 12 होते हैं, ठीक है ना। इफ द टू होल आर आइडेंटिकल इन साइज देन एनी पिन कैन बी मेड द प्रिंसिपल लोकेटर, ठीक है। However, if one of the hole is larger than the principal locator, will be placed in the larger hole। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों सेम साइज के हैं तो किसी में भी हम डायमंड लगा सकते हैं। अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो बड़े वाले में डायमंड, ठीक है। The second locator is made slightly smaller than the hole, relieved from the both side to take care of variation in x direction. The cylindrical surface will be locate the part in the y direction। x y में कैसे काम कर रहा है, थोड़ा सा आपको इसके लिए सब्र करना पड़ेगा, और डिटेल में इसको समझाएंगे। अभी हम इसको फिर से पढ़ाएंगे, बस यहाँ लोकेटर की बात हो रही तो यहाँ हमने बात किया है, ठीक है। एक बार और अभी चलेगा, ये 3 to 1 प्रिंसिपल के बाद आपको रेडियल लोकेशन बताऊंगा, तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में पहले से पढ़ा चुका रहूंगा तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग कभी मत लगाइए, आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको समझ में आ गया कैसे काम करता है, चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्लैंपिंग डिवाइस। अभी तक लोकेटिंग डिवाइस था, अब क्लैंपिंग डिवाइस की बात करते हैं। लोकेटिंग था, अब चलेगा क्लैंपिंग। क्लैंपिंग डिवाइस देखिए, क्लैंपिंग का काम क्या होगा, टू क्लैंप द वर्कपीस इन जिग और फिक्सर बॉडी। एग्जांपल, बेंच वाइज एंड क्लैंपिंग स्क्रू। बेंच वाइज लगा होगा या फिर क्या लगा होगा, क्लैंपिंग स्क्रूज लगे होंगे। एक्सर्ट प्रेशर टू द, देखिए क्लैंपिंग जो डिवाइसेस होते हैं वो प्रेशराइज्ड होंगे, क्योंकि वो पिन वगैरह क्या था जो अभी तक हम लोग बात कर लोकेटिंग पिन वगैरह थे, उसमें प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आपने रख दिया लगा दिया बस। इसको टाइटली कसेंगे, टाइट करेंगे। क्लैंपिंग का मतलब क्या हो, इससे बिल्कुल भी डेविएशन ना हो। जो लोकेटर पर आपने रखा हुआ है उस लोकेटर से वर्कपीस का कॉन्टैक्ट बना रहे, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ये लिखा हुआ है, होल्ड द वर्कपीस देयर इज ए पोजीशन टू कटिंग फोर्स। देखिए ध्यान रखिए, मैंने पहले बताया था कि जो कटिंग फोर्स लग रहा है उसको झेल सके, कटिंग फोर्स की वजह से वर्कपीस भाग ना जाए, इसके लिए हम क्या लगाते हैं वहां पर, क्लैंपिंग डिवाइस। नॉर्मल क्लैंपिंग डिवाइस पर देख लो आप ये क्या था आपका, लोकेटर, फ्लैट फेस लोकेटर लगा हुआ है, और लोकेटर के ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्कपीस रखा हुआ है। वर्कपीस काम हो जाएगा ना, इसकी जरूरत क्या थी, लेकिन जब आप फोर्स लगाओगे तब तो ये हिल डुल जाएगा ना, इधर तो भागने लगेगा। इसके लिए हमने क्या कर दिया, उसको क्लैंप करके रख दिया, दिस इज आवर क्लैंपिंग स्क्रू। ये क्या है, क्लैंपिंग स्क्रू। इसको स्क्रू बेस में टाइट कर देंगे पूरा, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा ये भी देखिए, एक अनदर एग्जांपल है, ये क्या है आपका, बोलते जाओ सुनाई नहीं पड़ेगा हमको, लेकिन आप अंदर से बोलिए। दिस इज अ लोकेटर, फ्लैट फेस लोकेटर। ये क्या है, वर्कपीस, एंड दिस इज आवर क्लैंपिंग स्क्रू। टाइट कर दिया, अब काम करिए ना, कट करिए, जितना मन के उतना कट करिए, कहीं नहीं जाएगा ये। देखिए यहाँ भी हो सकता है, नॉर्मल चीज है, यहाँ कुछ आपको वर्क करना है, इधर वर्क करना है, क्लैंप कर दिया बीच में। ये क्या है आपका, फिर से बोलो, लोकेटिंग डिवाइस, दिस इज आवर वर्कपीस, और ये क्या है आपका, क्लैंपिंग स्क्रू। आ गया होगा समझ में, चलिए और देख लो, और कैसा हो सकता है क्लैंपिंग। हुक बोल्ट क्लैंप, यही हुक की बात कर रहा हूँ, हुक बोल्ट क्लैंप। ये आपका वर्कपीस है, ये बॉडी है, वर्कपीस को होल्ड करना है, तो यहाँ पर हमने हुक लगाया और टाइट कर दिया, टाइट कर दिया, काम हुआ, मशीन हुआ, सरफेस कट के बाहर निकला, ढीला किया, निकाला, वर्कपीस गायब। दूसरा वर्कपीस लाया, फिर से कट टाइट कर दिया, हो गया। आगे नेक्स्ट देखिए, ब्रिज क्लैंप। ब्रिज क्लैंप देखिए, यहाँ पर स्प्रिंग लगा है, दिख रहा है आपको, स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये क्या है आपका, ये ब्रिज है, स्प्रिंग लोडेड नट, ये आपका ब्रिज है। अब देखिए, ये है वर्कपीस, यहां वर्क होना है, और ये जिग्स एंड फिक्सर की बॉडी है, ये वर्कपीस है, ध्यान रखिएगा, वर्कपीस यहां पर है, ये वर्कपीस नहीं है बिल्कुल भी। क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, वर्कपीस निकाल लिया, फिर इसको उठाया, वर्कपीस लगा दिया। आप समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्टेंस होती है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत डिस्टेंस ज्यादा होगी ना तो इसके बीच में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, यहीं से बाहर निकल जाएगा,
ठीक है ना। चलो आगे। हील क्लैंप, हील क्लैंप, वर्कपीस देखिए यहाँ पर है, वर्कपीस यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, स्लाइड्स लगे हुए हैं, स्लाइड, ये क्या है, स्प्रिंग लगा हुआ है। तो इसको भी आप वैसे ही लगभग आप क्या कर रहे हैं वहां पर यूज कर, देखिए ऐसे घुमा के लेके आया, फंसा दिया फिर से वर्कपीस को। चलो आगे। लैच और स्विंग स्ट्रैप, देखिए ध्यान समझिए कि आपका क्या है, इसको आप देख रहे हैं साइड व्यू, हाँ ये टॉप व्यू है एंड दिस इज आवर साइड व्यू, साइड व्यू। देखो यहां पर हमें होल्ड करना था, कोई नट एंड बोल्ट है इसमें फिक्स करना था, तो इसको खींच के इधर भी कर सकते हैं, इधर फिक्स कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, घुमा सकते हैं। इधर से आप देखेंगे तो कैसा होगा, सामने से आपको दिखेगा, सामने सामने इसको लेके आया, वर्क पीस यहाँ लगा दिया, फिर टाइट कर दिया वर्क पीस, उसी के अंदर फिक्स हो गया। ये बीच वाला बोल्ट है, यही समझ गए बात को। नेक्स्ट, सी क्लैंप, उसका भी सेम काम है, फंसाना है, सी क्लैंप हमने यहाँ पर लगा दिया, दिस इज आवर वर्क पीस, दिस इज आवर सी क्लैंप। ये इधर से दिख रहा है, ये आपको टॉप से दिख रहा है, आसान है ना। चलिए, तो इतनी बात हो गई किसके लिए, क्लैंपिंग डिवाइस के लिए। अब बात करते हैं टूल गाइड और जिग बुशिंग, जो फोर्थ वन था, टूल को गाइड कौन करेगा, कौन गाइड करे, देखो ये बुशेज हैं, ये क्या है, बुशेज, टूल को गाइड कौन करेंगे, बुश गाइड करेंगे, ठीक है। टूल गाइड और जिग बुशिंग, टूल गाइड और जिग बुशिंग। तो जिग का जो चौथा वर्क होता है वो क्या होता था, टू गाइड द टूल, और टूल को गाइड करने के लिए हम लगभग लगभग जगहों पर बुश यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बुश यूज करते हैं। देखते हैं क्या काम है इसका, देखिए यही आपके बुश है, ये सब आपके बुशेज हैं, ये बुश है, और इसी के इंटरनल डायमीटर के बराबर क्या होगा आपका, ड्रिल, ड्रिल होगा, और इसको हम प्लेस करते हैं, देखिए यहाँ पर लाइक दिस, ये देखो जैसे ये डायग्राम है, तो ऑलरेडी इसमें देखिए होल बने हुए हैं, होल आपको दिख रहे होंगे, और जो भी होल बने हुए हैं उस होल के ऊपर देखिए यहाँ पर क्या लग गया, बुश लग गया, बुश लग गया है, और बुश के साथ ही हम क्या करेंगे, टूल को इंसर्ट कराएंगे, दैट इज ड्रिल टूल। तो जिससे क्या हुआ, टूल को ऑटोमेटिक क्या मिल गया, गाइड मिल गया, टूल को क्या मिल गया, गाइड मिल गया, पूरा जिग है, और जिग में क्या लगा हुआ है, बुश लगा हुआ है, फॉर द गाइडिंग द कटिंग टूल, कटिंग टूल या फिर ड्रिलिंग टूल, ठीक है। ये देखिए बुश का शेप कुछ ऐसा होता है। किसका बना होगा, हार्ड मटेरियल का, तो हार्ड एंड स्टील का बना होगा, हार्ड एंड स्टील का बना होगा। आगे देखिए, टू लोकेट द टूल रिलेटिव टू द वर्कपीस, क्या काम है इसका, वर्कपीस को, वर्कपीस के रिस्पेक्ट में टूल को लोकेट करना, वर्कपीस के रिस्पेक्ट में टूल को लोकेट करना, यूजेस गाइडिंग पार्ट्स सच एज जिग, बुशिंग एंड टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स आगे बताऊंगा टेम्पलेट क्या होता है, जिग बुशिंग और टेम्पलेट को क्या करता है, गाइड करता है, टेम्पलेट के थ्रू गाइड करता है। मस्ट बी, अब देखिए होना क्या चाहिए, मस्ट बी प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत एक्यूरेट होना चाहिए ये भी, ठीक है ना, इसकी अलग से डिजाइनिंग होती है। वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, वियर, ऐसा नहीं पता लगे कि आप जब होल बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसमें वियर क्रिएट हो जाए। चेंजेबल होना चाहिए, चेंजेबल का मतलब क्या हुआ, एक जगह से निकाल दूसरी जगह भी लगा सकते हो, मतलब बार बार यूज कर सकते हो, बार बार तो कंस्ट्रक्ट करेंगे नहीं, बिकॉज हार्ड एंड स्टील है। किसका बना होगा, मे बी ऑफ कास्ट आयरन का बना हो सकता है, या फिर हार्डेड स्टील बुशेस यूज करते हैं फॉर प्रिफरेबल फॉर गाइडिंग द ड्रिल, ड्रिल रीमर्स टैब्स में क्या यूज करेंगे, हार्डेड स्टील। चलो आगे देखते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ ड्रिलिंग जिग्स, पहला टेम्पलेट जिग्स, सेकेंड वन इज प्लेट टाइप जिग, थर्ड वन इज ओपन टाइप जिग, चैनल टाइप जिग, लीफ टाइप जिग एंड बॉक्स टाइप जिग। तो सबसे लास्ट में बॉक्स टाइप जिग, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बनाना लेकिन बहुत एक्यूरेट होता है, आसानी ज्यादा होती है। तो मास प्रोडक्शन में खतरनाक मास प्रोडक्शन करना होगा तो किसका यूज करेंगे, बॉक्स टाइप जिग का यूज करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहला टेम्पलेट जिग, टेम्पलेट जिग, ध्यान से देखते चलिए, डायग्राम के साथ आसानी से क्लियर हो जाएगा। टेम्पलेट जिग समझिए ध्यान से, टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये आपका वर्क पीस है, वर्क पीस जिसमें हमें होल क्रिएट करने हैं, ये होल हमें क्रिएट करना है, बनाना है, ये होल हमें क्रिएट करना है। इसी वर्क पीस के
डायमेंशंस के बराबर, वर्कपीस के डायमेंशन के बराबर टेम्पलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेम्पलेट बनाएंगे। वर्कपीस के डायमेंशन के बराबर होगा और जो होल है उसी के डायमेंशन के बराबर इसमें पहले से होल क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट किसका बना होगा? कास्ट आयरन या फिर हार्ड स्टील का बना होगा। टेम्पलेट बनाएंगे और इस टेम्पलेट को उठाकर वर्कपीस पर रख देंगे। टेम्पलेट को उठाकर वर्कपीस पर प्लेस कर देंगे और जैसे ही आप इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये बन गया लोकेशन। अब टूल आएगा और टेम्पलेट से होते हुए वर्कपीस में होल क्रिएट कर देगा। टेम्पलेट से होते हुए वर्कपीस में होल के मतलब हमें अब टूल को पता है कहां लेके जाना है। देखो यहां पर डायग्राम में, ये देखिए, दिस इज आवर वर्कपीस। ये हमारा वर्कपीस है। ये आपको साइड्स दिख रहा है, टॉप व्यू है वर्कपीस। और वर्कपीस के ऊपर क्या लगा हुआ है? टेम्पलेट। क्या लगा हुआ है? टेम्पलेट। टेम्पलेट वर्कपीस के मटेरियल से हार्ड होगा, वर्कपीस के मटेरियल से हार्ड होगा और टेम्पलेट में बने होंगे होल, तो ड्रिल यहीं से आएगा। ठीक है ना? तो होगा क्या? कैसे होगा? वर्कपीस रखा, टेम्पलेट रखा, क्लैंप किया, होल बनाया, क्लैंप को ओपन किया, टेम्पलेट को हटाया, वर्कपीस में जॉब डन, हटाया, दूसरा वर्कपीस लगाया, उसी सेम टेम्पलेट को हमने फिर से लगाया, उसमें सब फिक्स है कहां पर होल करना है, कुछ भी मेजर करने की जरूरत नहीं है। ये आपको टॉप से दिखेगा, टॉप से में क्या दिखेगा? टेम्पलेट दिखेगा और टेम्पलेट के नीचे क्या है? वर्कपीस है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो डायमेंशन होगा टेम्पलेट का डायमेंशन जो वर्कपीस है उसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, एकदम बराबर। ठीक है ना? पूछा गया है। आगे देखिए, इस सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जिग, बहुत सिंपल है, कहीं पर इसमें बुश वगैरह यूज नहीं हुआ है, सिंपल टाइप ऑफ जिग है। सिंपली ए प्लेट मेड टू द शेप एंड साइज ऑफ वर्कपीस विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ होल। जितने नंबर ऑफ होल की रिक्वायरमेंट होगी उतने नंबर ऑफ होल हम टेम्पलेट बनाएंगे, फिर वर्कपीस के ऊपर रखेंगे और ड्रिल यूज कर लेंगे। प्लेस्ड ऑन द वर्कपीस, द होल विल बी मेड बाय ड्रिल guided through the holes in the template plate, hardened to avoid, देखो हार्ड मटेरियल का बना होगा, हार्डेंड होगा, इट प्रोवाइड फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट, जल्दी जल्दी रिप्लेस ना करना पड़े टेम्पलेट को, इसलिए उसको क्या बनाएंगे? हार्ड बनाएंगे। दिस टाइप ऑफ जिग इज सुटेबल फॉर ओनली फ्यू पार्ट्स आर टू बी मेड। बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, खराब हो जाएगा जल्दी, 2 से 3 बार कर सकते हैं उसके बाद खराब। ठीक है, हो गया टेम्पलेट। दूसरा देखिए, प्लेट टाइप जिग। दूसरा क्या है? प्लेट टाइप जिग। ये भी टेम्पलेट ही होगा, बट होगा क्या? टेम्पलेट के साथ जो टेम्पलेट प्लेट है उसके साथ हमने लगा दिया बुश। क्या लगा दिया? बुश। तो अब टेम्पलेट खराब नहीं होगा, बुश हार्ड स्टील का बना हुआ है, अब टेम्पलेट खराब नहीं होगा। टेम्पलेट खराब नहीं होगा तो प्रोडक्शन रेट बढ़ गया। सब कुछ वही था, सेम डायमेंशन, सब कुछ वही था। जो होल थे टेम्पलेट में उसके साथ हमने क्या लगा दिया? इसमें बुश लगा दिया, बुशेस लगा दिए। बुश कौन से? देखिए ये वाले, ये वाले होल के साथ हमने क्या लगा दिया? बुश उसमें डाल दिया। अब उसके बाद ड्रिलिंग करेंगे तो जिससे क्या होगा? खराब नहीं होगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्या होता है देखिए इसमें, एन इंप्रूवमेंट ऑफ द टेम्पलेट टाइप ऑफ जिग, इट इज अ इंप्रूवमेंट ऑफ द टेम्पलेट टाइप ऑफ जिग। ड्रिल बुशेस आर, क्या यूज करेंगे? ड्रिल बुशेस आर प्रोवाइडेड इन द प्लेट टू गाइड द ड्रिल। ड्रिल बुश यूज करेंगे गाइड करने के लिए। द वर्क पीस कैन बी क्लैम्प टू द प्लेट, employed to the drill holes in large part, maintaining accurate spacing with the each other। बहुत सारे होल्स हैं, इनके बीच में स्पेसिंग देखो, पास पास में होल है। अब क्या करोगे? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए इसमें क्या लगा के रखेंगे? सब में बुश लगा के रखेंगे जिससे स्ट्रक्चर खराब ना होने पाए, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं, थर्ड वन। थर्ड, ओपन टाइप जिग। ओपन टाइप का मतलब एक साइड से ओपन होगा। द टॉप ऑफ द जिग इज ओपन, टॉप ओपन है तो वर्कपीस आसानी से उसमें प्लेस कर दिया जाएगा। द वर्कपीस इज प्लेस्ड ऑन द टॉप, कहां से प्लेस किया जाएगा? टॉप पे। देखो कैसा होता है, ये आपका है ओपन टाइप जिग। देखो यहां से, यहां पर लगे हुए क्लैंपिंग डिवाइस, क्लैंपिंग डिवाइस, और ये प्लेट है, और यहां पर देखिए होल हमें क्रिएट करना, तो हमने क्या लगा रखा है? यहां पर बुश लगा रखा है, और यहीं पर हमें वर्कपीस में होल बनाना है। ये वर्कपीस कैसे करेंगे? वर्कपीस क्लैंप को खोलेंगे, इसको हटाएंगे, वर्कपीस निकाल लिया, दूसरा वर्कपीस लगाया, क्लैंप किया, और यहां पर ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट लगा हुआ है,
आएगा और गन 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 घूम के होल क्रिएट कर दिया। बस में, अरे भाई गन गन ही घूमता है ना, ड्रिलिंग मशीन, होल क्रिएट कर दिया। आई बात समझ में? चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, चैनल, आई थिंक फोर्थ वन था ये, चैनल जिग। चैनल जिग में देखिए, ए सिंपल टाइप ऑफ जिग हैविंग चैनल लाइक क्रॉस सेक्शन। कैसा क्रॉस सेक्शन होगा इसमें? चैनल का क्रॉस सेक्शन होगा, चैनल। ठीक है, द वर्क पीस इज फिटेड विद इन द चैनल। उसी चैनल में वर्क पीस को हम फिट कर देंगे, किस लिए? लोकेट करने के लिए, एंड क्लैंप कर देंगे, किससे? क्लैंपिंग नॉब से। द टूल इज गाइडेड थ्रू द ड्रिल बुश। यहां भी बुश यूज होगा, यहां भी बुश यूज होगा। देखो कहां पर है, ये देखो चैनल बना हुआ है, चैनल। देखिए ध्यान से कैसे होगा, ये क्या है? नॉब है। ये क्या है? नॉब है, ऊपर से ओपन नहीं है, उसके पहले ऊपर से ओपन था। ये पूरा का पूरा जिग है, ये लगा हुआ है नॉब। नॉब किस लिए लगाया गया? जिससे आप वर्क पीस को, और वर्क पीस को आप आसानी से होल्ड कर सकें, क्लैंप कर सकें। देखो नॉब को हमने खींचा, नॉब को बाहर निकाला, पूरा का पूरा उठा लिया, वर्क पीस बाहर। दूसरा वर्क पीस लगाया, ऊपर से प्लेस किया, और यहां पर लगा हुआ है ड्रिल बिट, बुश से होते हुए कट करते हुए चला जाएगा। सिंपल है, चैनल जिग। नेक्स्ट देखिए, लीफ जिग, जो भी नंबर होगा देख लीजिएगा। लीफ जिग इज सॉर्ट ऑफ ओपन टाइम, ओपन टाइप जिग। थोड़ा सा ओपन होगा, आप कह सकते हो कि ओपन टाइप है, लेकिन नहीं होगा ओपन टाइप। देखिए, द टॉप प्लेट इज अरेंज्ड टू स्विंग अबाउट द फलक्रम पॉइंट। एक फलक्रम पॉइंट होगा लाइक दिस, फलक्रम पॉइंट होगा, और यहां इसके अबाउट ये स्विंग कर सकता है। अभी दिखाते हैं डायग्राम में। इट कंप्लीटली क्लियर्स द जिग फॉर इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द वर्क पीस। आसानी से वर्क पीस को लोड और अनलोड किया जा सकता है इसमें। द ड्रिल बुसेस आर फिटेड इनटू द प्लेट, आल्सो नोन एज लीफ और लैच और लिड। देखिए यहां पर लैच लगा हुआ है, ये देखिए दिस इज आवर लैच लगा हुआ है स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। देखिए ये क्या है? जिग बॉडी, पूरा का पूरा जिग बॉडी, ये आपका वर्क पीस या फिर कंपोनेंट। यहां पर हमें होल क्रिएट करने हैं, इन दो जगहों पर क्या करना है? होल क्रिएट करना। तो यहाँ पर ड्रिल बिट लगे होंगे। अब देखो यहाँ पर यही आपका क्या है? लैच है। ये देखो क्लैंपिंग डिवाइस, इसको आप ओपन करोगे, पूरा का पूरा उठा लोगे, ये इसके अबाउट टर्न कर जाएगा, पूरा का पूरा उठ जाएगा। वर्क पीस बाहर, दूसरा वर्क पीस आया, जैसे वर्क पीस आया इसको फिर से यहाँ टाइट किया, और तुरंत हम होल बनाना शुरू कर दिया। क्लियर है? सिंपल चीज है। आगे देखो, बॉक्स टाइप, ये सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। बॉक्स टाइप जिग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप में आपको दिख सकता है। देखो पहले कैसे होता है, सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी, जो भी अभी तक आपने पढ़ा सब कुछ लगभग लगभग आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लगा हुआ, देखिए फ्लैट लोकेटर, क्या लगा हुआ है? फ्लैट लोकेटर। और ये है राउंड लोकेटर। राउंड लोकेटर, फ्लैट लोकेटर की वजह से क्या हुआ कि ये सरफेस क्या हो गई? फ्लैट थी तो फ्लैट हो गई। राउंड लोकेटर की वजह से क्या हुआ? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अरेस्ट हो रही थी वो स्ट्रांग हो गई, अरेस्ट हो गई, फ्लैटनेस हमें मिल गया, हो गया, वर्क पीस आ गया, फ्लैटनेस मिल गया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, देखो यहाँ पर हमें मान ली ड्रिल करना है, ये हमने यहाँ लगा दिया ड्रिल बुसेस। ये सब क्या है? ड्रिल बुसेस लगे हुए हैं। यहाँ पर ड्रिलिंग होगी, हो जाएगी ड्रिलिंग। तो यहाँ पर ड्रिलिंग होगी तो मटेरियल इधर भागेगा, इस साइड जाएगा, तो उस साइड के लिए हमने क्या लगा रखा है? यहाँ पर भी लोकेटर लगा रखा है, जिससे इधर ना जाए। ठीक है, अब टॉप से अगर ड्रिलिंग करना है, टॉप से करेंगे, तो इसलिए हमने बॉटम में लोकेटर लगा रखा है। ठीक है, अब ये क्या है? बॉक्स टाइप है। मतलब क्या हुआ? ये आपका स्विंग क्लैंप है, घुमा दो, घुमाओगे ये पूरा का पूरा इसके अबाउट स्विंग कर जाएगा। ये पूरा का पूरा इसके अबाउट खुला, वर्क पीस अंदर आया, बंद किया, होल क्रिएट किया फटाफट, और उसके बाद फिर से स्विंग क्लैंप को खोला, जैसे खोला वर्क पीस बाहर, नया वर्क पीस अंदर। देख लो स्पीड बढ़ गई, टाइम कंज्यूमिंग कम है, बस सेटिंग हमने कर रखा है पहले से, मास प्रोडक्शन आसानी से। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लो इसमें लिखा क्या है। When the hole are to be drilled more than one plane, जब एक प्लेन से ज्यादा, अभी तक हम कहाँ कर टॉप में कर रहे थे, अब मैं साइड में भी चाहिए, तब इसका यूज करेंगे। द जिग हैज टू प्रोवाइड विथ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बुसेस प्लेट, बुश प्लेट लगी होगी। फॉर द पोजिशनिंग जिग ऑन द मशीन टेबल, feet have to be provide opposite each drilling bush plate. One side of the jig will be provided with a swing leaf लगा होगा, खोलने बंद करने वाला।
ठीक है। फॉर लोडिंग अनलोडिंग द वर्क पीस टेक द फॉर्म ऑफ द बॉक्स। भाई ऊपर से लगेगा तभी तो बॉक्स बनेगा। दूसरा उसका काम क्या है, पहला काम क्या है, लोडिंग एंड अनलोडिंग द वर्क पीस। जिग शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, जिग लाइट होना चाहिए। फिक्सर्स आपके हैवी हो सकते हैं, ये आपने डिफरेंस में पढ़ा भी था। नाउ जिग खत्म, आते हैं फिक्सर पर। टाइप ऑफ, देखो भैया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिक्सर्स होते हैं, कुछ ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर नॉलेज पोल्यूशन हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पेड क्लासेस है, कोई फ्री क्लास थोड़ी ना है, यूट्यूब पे पढ़ाते चले गए, जितना मन किया उतना। 12 घंटे का सिलेबस, 120 घंटे तक। चलिए देखिए, टाइप ऑफ फिक्चर्स। देखो, लेथ फिक्चर्स किसमें यूज होगा, टर्निंग के लिए। टर्निंग ऑपरेशन होता है लेथ में, उसमें फिक्सर्स का यूज करेंगे, तो लेथ मशीन में फिक्सर लगा होगा। ऑलरेडी कुछ फिक्सर लगे होते हैं, देखिए कौन कौन से लगे होते हैं। चक, चक आप जानते होंगे, फॉर द होल्डिंग द वर्क पीस। वर्क पीस को होल्ड करने के लिए चक लगा होता है। दो टाइप के, 3 जॉ चक एंड 4 जॉ चक। 4 जॉ चक में इंडिविजुअली अलाइन करना पड़ता है सेंटर, 3 जॉ चक में एक को घुमाओगे अपने आप वर्क पीस का सेंटर अलाइन हो जाएगा। कॉलेट्स, फेस प्लेट, मैंडल लगा होता है एंड मशीन वाइज। ये किसके लिए बात हुई, लेथ फिक्सर के लिए। एंड दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा, मिलिंग फिक्सर्स, मिलिंग मशीन में लगने वाले फिक्सर्स। आगे देखो, ये आपका लेथ फिक्सर है, दिस इज आवर चक। यहां पर क्या हुआ, होल्ड हुआ, यहां पर लगा होता टूल पोस्ट, चक हुआ, और इधर लगा हुआ है आपका फेस प्लेट। देखिए ध्यान से, ये देखो, ये आपका क्या है, फेस प्लेट है। इसी फ्लेट प्लेट के साथ हम क्या लगा दिया हमने, फिक्सर। ये देखो यहाँ पर लग गया फिक्सर, फिक्सर लग गया। तो अब क्या होगा, इस वर्कपीस हमें होल्ड करना, फिक्सर्स को हमने पीछे किया, वर्कपीस निकाला, दूसरा वर्कपीस लगाया, इसको आगे किया चक में। बात समझ में, आसान हो गया। लेकिन क्या कहीं पर टूल आपको दिखा, टूल पोस्ट यहाँ कहीं होगा, और टूल पोस्ट यहाँ लगा होगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। बात समझ पा रहे हैं। तो फिक्सर कभी भी टूल को गाइड नहीं करता, टूल से कोई लेना देना हमको है ही नहीं, ठीक है ना। ये आपका फिक्सर बेस, दिस इज आवर फेस प्लेट। क्लियर है, बस खत्म, कुछ नहीं इसमें। आगे देखिए, मिलिंग फिक्सर्स। मिलिंग फिक्सर्स थोड़ा थ्योरी हमने इसमें डाल दिया, बिकॉज पूछा जा सकता है आपके सेमेस्टर में। मिलिंग फिक्सर्स पर समझने की कोशिश करो। फिक्सर होगा तो यहाँ पर क्या लगा होगा, सबसे पहले टेबल या फिर बेस। क्या होगा यहाँ पर, टेबल या फिर बेस। अब देखिए, यहाँ पर कीज लगे हुए हैं, टी स्लॉट बोलते हैं, मिल कीज या फिर टी स्लॉट। इसी में क्या करेंगे, मिलिंग फिक्सर को फिक्स करेंगे। चैनल टाइप का होगा, उसी में ले जाके इसे फिक्स कर देंगे। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, कुछ इस टाइप का होगा, बॉटम प्लेट, और अपर प्लेट कुछ इस टाइप की होगी। ये निकाला और उसी में फिक्स कर दिया, ठीक है। देखिए अब ध्यान समझिए, ये आपका है मिलिंग कटर। मिलिंग कटर, मिलिंग मशीन आर्बर, एंड दिस इज आवर मिलिंग कटर। ये मिलिंग मिलिंग आप समझ रहे होंगे, जिसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था। मिलिंग कटर, यहाँ पर है गेज, जिसमें यही मान लो वर्क पीस, ठीक है। दिस इज आवर मिलिंग फिक्सर। सेटिंग ब्लॉक, सेटिंग ब्लॉक क्या करेगा, वर्क पीस को होल्ड करेगा, इसी में सब कुछ सेट होगा। अब देखिए कट कर रहा है बढ़िया से, देखो ध्यान से समझिए। दीज फिक्चर्स आर यूज्ड ऑन मिलिंग फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट मिलिंग ऑपरेशन ऑन द वर्क पीस। मिलिंग मशीन के अलग से फिक्सर बनेगा डिफरेंट ऑपरेशन को कैरिड आउट करने के लिए। द फिक्सर इज प्रॉपर्ली लोकेटेड ऑन द टेबल, किसके ऊपर लोकेट होगा, टेबल ऑफ द मशीन, एंड सिक्योर्ड इन पोजीशन बाय मींस ऑफ बोल्ट एंड नट्स। यही मान लो जो टी स्लॉट बने, बोल्ट एंड नट्स से भी हम इसको क्या करेंगे, सिक्योर कर लेंगे। द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेट द प्रॉपर पोजीशन इन रिलेशन टू द कटर। कटर नहीं कहीं जाएगा, कटर अपना वहीं रहेगा, कटर वहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, वर्कपीस या टेबल को मूव करा सकते हैं वर्कपीस के हिसाब से, कटर वहीं रहेगा, कटर कहीं नहीं ले जाएंगे। कटर को गाइड कर ही नहीं सकते ना, गाइड हम उसको कर सकते हैं, ऐसे टूल को गाइड कर सकते हैं जो इसका पोजीशन एक जगह हो। ड्रिल एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, गन 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 गन। लेकिन मिलिंग मशीन में क्या है, मिलिंग कटर की एक्सिस तो सेम है, लेकिन इसका पोजीशन इसके अबाउट प्लेन में चेंज हो सकता है। भाई मिलिंग कब कट करेगा, कट एक ही जगह घूमता रहे क्या, नहीं, घूमते हुए उसको आगे भी तो बढ़ना है। तो पोजीशन क्या हो रही है, दो एक्सिस में चेंज हो रही है। तो हम सिर्फ ड्रिल के लिए हम बुश लगा सकते हैं, इसमें कोई बुश लगा ही नहीं पाएंगे मिलिंग में। अब आप बताओ, एक टूल मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, टर्निंग ऑपरेशन टूल लेके जा रहा हूं, टूल लेके जा रहा हूं, और ये इधर जाने के साथ साथ अंदर भी जा रहा है, टेपर टर्निंग। लगाओ बुश, लग ही नहीं पाएगा। बुश सिर्फ किसमें लग सकता है, उसका एक्सिस से।
समझ पा रहे हैं ना बात को? बुश नहीं लग सकता, इसलिए हम टूल को तो गाइड कर ही नहीं पाएंगे। तो टूल को नहीं कर पाएंगे, किसको गाइड करेंगे हम लोग? वर्कपीस को। आगे देखो, टेबल इज शिफ्टेड। मे भी थोड़ा सा और क्लियर होगा अगर आपने मिलिंग मशीन पढ़ा होगा। ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं। आपने अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि दो टाइप की मिलिंग मशीन होती है, दो टाइप की कटिंग होती है। बैकवर्ड फॉरवर्ड आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। आगे देखिए, द वर्कपीस आर लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ द फिक्सचर। फिक्सचर के बेस पर वर्कपीस रख दिया, एंड क्लैंप पर रखोगे तो फिर क्लैंप करोगे फॉर द स्टार्टिंग ऑपरेशन। आगे देखिए, since the cutting force involved are quite high, देखो मिलिंग में कटिंग फोर्स ज्यादा होता है, एंड आल्सो इंटरमीडिएट, रुक रुक के, बार बार। देखो एक बार क्या होगा, ये देखिए, मैं अगर बनाऊं, ये आपका मिलिंग कटर से, ठीक है। अब यहां पर आपने लगा रखा है वर्कपीस। ये देखिए, एक बार क्या करेगा, चिप इसके अंदर आएगा, कट करेगा, चिप बढ़ेगा, फिर छोड़ देगा। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ कुछ चिप आएगा ना, तो स्टार्टिंग में फोर्स कम होगा या स्टार्टिंग फोर्स का कम होगा और धीरे 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 बढ़ रहा है। अगर इधर से देखेंगे तो, इधर से अगर कट करे तब देखिए, इधर से स्टार्टिंग फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे चिप क्या होगा, कम होगा। देखिए कुछ ऐसे ही कट करेगा ना, ऐसे ज्यादा से कम पे, ठीक है। अब देखिए, तो मतलब क्या होगा, फोर्स जो आ रहा है वो इंटरमिटेंट है। एक कटर गया कट करके, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो इंटरमिटेंट है, ठीक है। तो मतलब जो पोजिशनिंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लैंपिंग एलिमेंट, proper locating of the fixtures on the machine table is usually achieved with the help of two tenons provided under the fixture base. Fixture base tenons provide the fixture base. These tenons enter a T slot, वही मैंने बताया, T slot में घुस जाएगा, T slot for the table to provide the required location. जहां पर लोकेशन जो होता है टेनर उसके अंदर फिक्स कर देंगे, जो हमने अभी बनाया था ग्रुप्स वाला। The fixture base can then be secured to the table by means of T-bolt or T-bolt and nut. T-bolt and nut. समझ पा रहे हैं? ये देखिए, तो भैया जिग्स एंड फिक्सर की कहानी मेरी तरफ से खत्म है। आपकी तरफ से तो आप बताएंगे खत्म है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कुछ कमेंट वगैरह करिएगा, आ गया तो अच्छी बात है, आ गया तब भी इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, ठीक है सर समझ में आ गया है। आज के लेक्चर में इसी में भी एक और चीज बचा हुआ है, लोकेटिंग 3-2-1 प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा 3-2-1 प्रिंसिपल। लोकेटिंग, लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है ना। कहाँ से कैसे लोकेशन होता है उसकी बात करेंगे हम लोग। देखिए, शुरुआत हमने किया था जिग्स एंड फिक्सचर से, शुरुआत हमारा हुआ था जिग्स एंड फिक्सचर से। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिपीट करके पढ़िएगा, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठाइएगा। एक चीज याद रखिएगा जिग्स एंड फिक्सचर, जो मैंने कई बार बोला है, एक बार लास्ट में फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। फिक्सचर का काम क्या है, वर्क पीस को होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट करना। टूल्स के, कटिंग टूल से कोई मतलब नहीं होगा। जिग का काम क्या है, होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट करना, बट एक एडिशनल काम क्या है, टू गाइड द कटिंग टूल। यहाँ पर वर्क पीस एंड कटिंग टूल दोनों से मतलब होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।